वैकल्पिक दुनिया में विज्ञान का अध्ययन अध्याय 76 स्नैकहेड टॉवर सम्मेलन। अध्याय 76 सांप सिर टॉवर बैठक विला में वापस जाओ। जब रात में फिर से रक्त शोधन किया गया तो ड्यूक ने स्पष्ट रूप से देखा कि रक्त शोधन विधि के प्रभाव में बहुत सुधार हुआ था। विशेष रूप से जियाडोव से अवशोषित आध्यात्मिकता बहुत बढ़ गई थी। ये प्रेरणादायी अर्चना द्वारा लाई गई वृद्धि है। जियाडोव पहले से ही एक योग्य अनुबंधित आत्मा जानवर है जो मुझे और अधिक आध्यात्मिकता प्रदान कर सकता है। ड्यूक इस बात से बहुत संतुष्ट है। शूरवीर असाधारण दुनिया के तल पर मुख्यधारा हैं। रक्तसागर और अनुबंधित आत्मा जानवरों को खोलने के बाद वे लड़ाई की भावना पर भरोसा करके अच्छी तरह से लड़ सकते हैं। इसके अलावा युद्ध क्यूई की खेती शूरवीर और अनुबंधित आत्मा जानवर द्वारा साझा की जाती है, इसलिए खेती की गति लिंघाई और किहाई की तुलना में बहुत तेज है। यदि आप सीधे वयस्क रिंग एक आत्मा जानवर को अनुबंधित कर सकते हैं तो आपकी खेती की गति और भी तेज होगी और आपको कुछ वर्षों में रिंग एक महान शूरवीर के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। हालांकि आमतौर पर बहुत कम एक रिंग स्पिरिट बीस्ट होते हैं जो शून्य रिंग अप्रेंटिस शूरवीरों के साथ अनुबंध करने के लिए तैयार होते हैं जिन्होंने अभी अभी रक्त का समुद्र खोला है। न केवल वे कोई मदद नहीं कर पाएंगे बल्कि उन्हें अप्रेंटिस शूरवीरों द्वारा वापस भी रखा जाएगा। और वयस्क आत्मिक जानवर कमजोर प्रशिक्षु शूरवीरों को नीची नज़र से देखते हैं और अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। भले ही आत्मिक जानवर यातना के आगे झुक जाए लेकिन दिल इसे स्वीकार नहीं कर सकता, अनुबंध सफल नहीं होगा। सामान्य परिस्थितियों में शूरवीर आमतौर पर किशोर आत्मिक जानवरों के साथ अनुबंध करते हैं। एक और महत्वपूर्ण कारण है रक्त शोधन विधि के दीर्घकालिक प्रभाव के अंतर्गत शिशु आत्मिक प्राणियों में वयस्क आत्मिक प्राणियों की तुलना में प्रेतात्मा प्राणियों में विकसित होने की अधिक संभावनाएं होती हैं। शूरवीर होना हर कोई एक युवा आत्मा जानवर को पाने का सपना देखता है जिसमें क्षमता हो। एक अनुबंध भागीदार के रूप में वे एक रिंग महान शूरवीर की बेड़ियों को तोड़ने और 2 रिंग यूडेमंस शूरवीर तक आगे बढ़ने की उम्मीद करते हैं। यही कारण है कि रोबनी स्नैकहेड टाउन में कड़ी मेहनत करने के लिए आया था। वो लंबे बालों वाले नेवले के बच्चे को ढूंढना चाहता था और उसे वापस पकड़कर अपने बेटे को अनुबंध देना चाहता था जिसे नाइट्स एबे में प्रशिक्षित किया गया था। इस तरह उसका बेटा शूरवीरों की छत को तोड़ सकता है और असाधारण दुनिया की तह से एक और कदम आगे बढ़ा सकता है और भविष्य की उम्मीद की जा सकती है। अब क्वान ने ड्यूक के लिए एक शादी की पोशाक बनाई। हाँ, रक्त शोधन विधि समाप्त करने के बाद ड्यूक इसे महसूस करने के लिए उठे और पाया कि इस अभ्यास का प्रभाव पिछले अभ्यास की तुलना में 3 गुना था। शियादोव, मेरा शूरवीर प्रशिक्षण पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। चिजी, अच्छा लड़का। शियाडोव को चाटने के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए ड्यूक प्रजनन कक्ष से बाहर निकल गया और कार्ट की मरम्मत करने के लिए स्टूडियो में ओवरटाइम काम करने जा रहा था। स्पिरिट कार्ट का कुछ हिस्सा उसने वेस्ट कार्ट स्टेशन से खरीदा था। दूसरा भाग शाम को कैप्टन जिना द्वारा वितरित किया गया जिसमें कुल 3 2 रिंग आर्कन कार्ड और 17 1 रिंग आर्कन कार्ड थे। चूंकि लिंक कार्ड सभी जिना द्वारा प्रदान किए गए थे इसलिए कीमत पर बातचीत की गई थी। यदि आप 2 रिंग आर्कन कार्ड की मरम्मत करते हैं तो ड्यूक को 15 स्वर्ण ड्रैगन पुरस्कार मिल सकते हैं। यदि आप 1 रिंग आर्कन कार्ड की मरम्मत करते हैं तो ड्यूक को 15 रजत ड्रैगन पुरस्कार मिल सकते हैं। जिस स्पिरिट कार्ड की मरम्मत नहीं की जा सकती उसे जिना को वापस करना होगा और उसे निजी तौर पर नष्ट नहीं किया जा सकता। यह एक दीर्घकालिक सौदा है। ड्यूक और जिना ने आधे साल के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मुझे उम्मीद है कि कैप्टन जिना से आपूर्ति स्थिर रहेगी। अगर मैं 1 महीने में 2 रिंग आर्कन कार्ड की मरम्मत कर सकता हूं तो आधे साल में मैं शेंजियाओ के केंद्र में एक फ्लैट के लिए पैसे बचाने में सक्षम हो जाऊंगा। ड्यूक मशीनरी के सामने बैठता है। मन ही मन सोचा, मुझे नहीं पता कि मुझे कब प्रथम रिंग आर्कन मैच के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है और फिर अपनी पहचान अपडेट करने के लिए फॉलिंग पैगोडा में जा सकता हूं और यह पूरी तरह से गारंटी होगी। 0 रिंग स्पिरिचुअल अप्रेंटिस फॉलिंग पैगोडा में पंजीकरण के बाद फॉलिंग पैगोडा मारे जाने के बाद लोगों को जांच के लिए भेजेगा। लेकिन इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि कोई इसे निपटाने के लिए पैसे खर्च करेगा। आखिरकार आध्यात्मिक प्रशिक्षु अभी भी असाधारण दुनिया के निचले हिस्से में है और यह फॉलिंग पैगोडा के लायक नहीं है। लेकिन प्रथम रिंग आर्कन मैच की सुरक्षा फॉलिंग पैगोडा द्वारा सख्ती से संरक्षित की जाएगी। एक बार किसी की हत्या हो जाने पर फॉलिंग पैगोडा उसे धरती के छोर तक ट्रैक कर लेगा जब तक कि वह 7 टावर्स फेडरेशन में आकाश को ढकने वाला कोई व्यक्ति न हो। कोई भी सजा से बच नहीं सकता क्योंकि आर्कन मास्टर्स 7 टावर्स फेडरेशन की आधारशिला हैं, इसलिए हर कोई है। अब ड्यूक एक रहस्यवादी नहीं है, इसलिए उसे स्नैकहेड टाउन में शीत निद्रा में रहना पड़ा जहां पानी अपेक्षाकृत उथला था, जहां कोई उसे नहीं देखता था और उसके रहस्यों को उजागर करना आसान नहीं था। अगले दिन ड्यूक सुबह जल्दी उठकर फिर से शेंजियाओ शहर गया और अगले दिन दोपहर को शेशो टाउन वापस लौटा। विला में वापस आते ही उसे एक नोटिस मिला। बॉस, स्नैकहेड टॉवर ने लोगों को भेजा है कि वे सभी किसानों को कल स्नैकहेड टॉवर की 3री मंजिल पर बैठक के लिए बुलाएं, सैली ने कहा।
सभी किसानों की बैठक। क्या तुमने बताया कि बैठक क्या थी? मैंने पूछा, लेकिन जो कर्मचारी मुझे जानकारी देने आए थे उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी। ठीक है, मैं उस दिन बाहर नहीं गया और घर पर ही सुरक्षित तरीके से कार्ड की मरम्मत कर ली। 3-2 रिंग आर्कन कार्डों में से केवल एक की मरम्मत की जा सकती है और एक रिंग स्पिरिट कार्ड की बहुत मरम्मत की जा सकती है। ऐसा लगता है कि इस व्यवसाय के साथ भाग्य बनाना मुश्किल है। आखिरकार कैप्टन जिना द्वारा लौटाए गए अधिकांश स्पिरिट कार्ड स्क्रैप होने के कगार पर हैं। ड्यूक के कार्ड रिपेयर कौशल वास्तव में शिखर पर हैं, लेकिन एक चतुर महिला चावल के बिना खाना नहीं बना सकती है और एक बार जब स्पिरिट कार्ड स्क्रैपिंग के स्तर पर पहुंच जाता है तो वह ठीक नहीं हो सकता है। स्नैकहेड टाउन में कितने किसान हैं, ये तब स्पष्ट हो गया जब ड्यूक स्नैकहेड टॉवर की तीसरी मंजिल पर बैठक कक्ष में बैठे। वहां लगभग 100 लोग हैं। उनमें से आधे से ज्यादा शून्य रिंगलिंग्जी दूत हैं और बाकी दूसरे पेशे से हैं। उनमें से कई आम लोग हैं, लेकिन वे एजेंट की तरह ज्यादा हैं। आम लोगों के लिए असाधारण दुनिया में आगे बढ़ना मुश्किल है। सबसे पहले, व्यक्तिगत सुरक्षा एक बड़ी समस्या है। लिटिल ड्यूक फार्म। ड्यूक की सीट की अगली पंक्ति में बैठा एक दाढ़ी वाला आदमी मुड़ा और ड्यूक की ओर देखकर मुस्कुराया। लिटिल ड्यूक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ, मैं शुष्क हूँ। तुम्हें मालूम है, ये शुष्क का बॉस निकला। हम सिर्फ एक खेत से अलग हैं। ड्यूक ने दूसरे पक्ष की पहचान ली और जियाओ हैवान में खेत खरीद लिया। हाँ, मुझे भी आपके खेत से प्यार हो गया है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा छोटा है, केवल 100 एकड़। मैंने अभी अभी मौजूदा खेत खरीदा है, 300 एकड़ जमीन, ताकि शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधे दूध के रूप में मेरी स्थिति बर्बाद न हो। शुष्क ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ हद तक अपने स्वर पर गर्व करते हुए। शेशु टाउन में एक सफल व्यक्ति के रूप में उसे अपना स्वयं का 300 एकड़ का खेत रखने का अवसर प्राप्त है। आखिरकार वो असली पैसे से खरीदा गया एक खेत था। ड्यूक भी सिर्फ एक पट्टा है। क्या बॉस सुस को पता है कि आज की बैठक में क्या हो रहा है? ड्यूक ने पूछा। सास्क ने अपना सिर हिलाया, ये रहस्यमय है। मैंने कई लोगों से पूछा, लेकिन मुझे कुछ भी स्पष्ट नहीं मिला। मैं तुरंत एक बैठक में इसका पता लगाऊंगा। बहुत। ड्यूक के साथ मेलजोल अच्छा नहीं है। ये देखकर कि उसे बात करने में कोई रुचि नहीं है, शुष्क अन्य किसानों से बातचीत करने लगा और जल्द ही अपने आसपास के लोगों के साथ हंसने लगा। किसान जो बात करते हैं वो स्वाभाविक रूप से खेत से संबंधित होती है। इस वर्ष फसल कैसी है? खाद्यान्न का मूल्य क्या है? आध्यात्मिक पौधों की खेती कैसी है? आने वाले वर्ष में वर्षा कैसी होगी? तथा श्वास विधि पर चर्चा। ड्यूक ने चुपचाप सुना। ये सारी जानकारी जीआई के अस्थायी डेटाबेस में शामिल की जाएगी। जानकारी की सत्यता की पुष्टि करने के बाद उसे औपचारिक रूप से डाटाबेस में दर्ज कर दिया जाएगा। गलत जानकारी अमान्य जानकारी से अधिक हानिकारक होती है। लंबे समय तक नहीं। कई कर्मचारी बैठक कक्ष में आए। कृपया चुप रहें और लापरवाही से बात न करें। बैठक तुरंत शुरू होगी। आज की बैठक हमारे स्नैक टाउन के मेयर लॉर्ड मुहास ब्लैक स्नैक द्वारा इस वर्ष के वसंत जुताई कार्य का समन्वय करने के लिए आयोजित की जाएगी। मास्टर ब्लैक स्नैक। कई किसान महापौर के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए चिल्लाए। दर्शकों के साधारण कोने में बैठा ड्यूक भी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोई और कारण नहीं है। यह मेयर मुहास ब्लैक स्नैक स्नैकहेड टाउन के सभी शूरवीरों का आदर्श है। लंबा और पतला चेहरा दाढ़ी से भरा हुआ है और घुंघराले सुनहरे बाल कंधों पर लटक रहे हैं। पहली नज़र में यह एक आवारा जैसा दिखता है। ये स्नैकहेड टाउन का मेयर है और ब्लैक स्नैक कबीले का मुखिया भी है। मुलहंस काला सांप, 2 यूडेमन्स नाइट की अंगूठी। वसंत जुताई समन्वय बैठक में भाग लेने के लिए सभी किसानों का स्वागत है। म्यूहासी का चेहरा थोड़ा पीला था, जैसे कि वो बहुत ज्यादा भोग विलास में था। मैं उसमें वो आचरण नहीं देख सकता जो यूडेमन्स शूरवीर में होना चाहिए। यहाँ तक कि उसकी मानसिक स्थिति भी सड़क पर चलने वाले सामान्य शूरवीरों जितनी अच्छी नहीं है और उसकी वाणी भी कमजोर है तथा उसमें किसी वरिष्ठ की महिमा नहीं है। इसके बजाय अनजाने में यह एक जहरीले सांप की तरह ठंडी बनावट को प्रकट करेगा। दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम की 4 दिशाओं में कुल 142 खेत हैं जिनके मालिक पहले से ही हैं। कुछ कई सालों से व्यवसाय में हैं और कुछ ने अभी अभी शुरुआत की है। सभी को अच्छी फसल की उम्मीद है। रुका हुआ मेयर मुहासी ने उदासीनता से कहा, मुझे भी उम्मीद है कि सभी को अच्छी फसल मिल सकती है, लेकिन ये भविष्य की बात है। इस साल वसंत की जुताई से शुरू करके सभी खेतों को फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट लगाने के लिए आधे क्षेत्र को अलग रखना होगा। बीज स्नैकहेड टॉवर द्वारा समान रूप से वितरित किए जाएंगे। यद्यपि ध्वनि सपाट है, परंतु विषय वस्तु विस्फोटक है। फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट लगाने के लिए आधा क्षेत्र खाली कर दें। उस समय कुछ किसान ये पूछे बिना नहीं रह सके, मेयर मुहासी, हमारा खेत पहले से ही भरा हुआ है, क्या हम फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट लगाने के लिए शरद ऋतु की बुवाई तक इंतजार कर सकते हैं? नहीं। क्या फावड़े से काटी गई फसलों के लिए कोई सब्सिडी है? नहीं। तो फिर यह भी हमारे प्रति क्रूरता है? ड्यूक यही कहना चाहता है। उसने 100 एकड़ में गेहूं के पौधे लगाने के लिए बहुत सारा सोना और ड्रैगन खर्च किया।
अभी गेहूं के पौधे बड़े भी नहीं हुए हैं, उन्हें फावड़े से खोदना मांस काटने से अलग नहीं है। मैं आपकी कठिनाइयों को समझ सकता हूं और मैं इसे अन्यथा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन यह ऐसा कुछ नहीं है जिसे हमारा स्नैक हेड टॉवर तय कर सकता है। नहीं, यह ऐसा कुछ है जिसे हमारा ब्लैक स्नैक कबीला तय कर सकता है। मेयर मुहासी ने अपना सिर हिलाया, उनका स्वर अभी भी धीमा था। किसी ने पूछा, इसका निर्णय कौन करेगा? अच्छा सवाल है। मैं आपको केवल इतना बता सकता हूं कि इसका फैसला इस अग्रणी युद्ध द्वारा किया गया था। मेरा मानना है कि आप सभी ने दूसरे सुरक्षित मार्ग के बारे में समाचार सुना होगा, जिसमें क्रिप्ट आर्मी चींटियों का सामना हुआ था। वास्तव में न केवल दूसरा सुरक्षित मार्ग, बल्कि पूरे कुइहाई घाटी में बड़ी संख्या में क्रिप्ट आर्मी चींटियां पाई गईं। क्रिप्ट मार्चिंग चींटियां सबसे कमजोर 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट हैं, लेकिन एक रिंग आर्कन मड कवच के निरंतर संचय पर भरोसा करते हुए उनकी रक्षा शक्ति अजेय है। एक बार भाड़े का सैनिक समूह इसमें फंस जाए तो पूरी सेना तुरंत नष्ट हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके कुइहाई घाटी को शांत करने के लिए शेंजियाओ सिटी डेवलपमेंट एंड वॉर हेडक्वार्टर पूरे देश से 0 रिंग स्पिरिट बीस्ट एसिड कैंथरिस को भेजेगा, ताकि क्रिप्ट में सेना की चींटियों के मिट्टी के कवच को नष्ट करने के लिए एसिड कैंथरिडिन के विशेष एसिड का उपयोग किया जा सके। एसिड कैंथरिस को फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट खिलाया जाना चाहिए, जो केवल हमारे शेशो टाउन द्वारा आपूर्ति की जा सकती है। मेयर, जियाओ हैवान दक्षिण में अभी भी कई खेत हैं जिनमें अभी तक खेती नहीं की गई है। फिजलिस ब्लड स्पिरिट फल उगाने के लिए इन नए खेतों का उपयोग क्यों किया जाए? जिसने भी नहीं कहा, जब वसंत की जुताई का समय होगा तो सभी न बिकने वाले जियाओ हैवान खेतों में फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल उगेंगे। माथा, किसानों ने कुछ देर के लिए बातचीत बंद कर दी। जल्द ही किसी ने फिर पूछा, लॉर्ड मेयर, क्या हम इसे पहले शेंजियाओ शहर या आसपास के बाजार कस्बों से आपूर्ति नहीं कर सकते? इस मौसम की फसलों की कटाई के लिए इंतजार करना और फिर फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल लगाना बेहतर तरीका हो सकता है। आप क्या सोचते हैं? एसिड माइटल केवल सबसे ताज़ा फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल खाकर ही अपने शरीर में विशेष एसिड का उत्पादन कर सकते हैं, इसलिए उन्हें शेशो टाउन के निकटतम खेत में लगाया जाना चाहिए। मुहास ने शायद अधीरता से कहा और सीधे अपना हाथ लहराया। इस बैठक के लिए बस इतना ही। वसंत की जुताई के दौरान आप सभी बीज इकट्ठा करने के लिए शेशो टावर में आएंगे। किसानों को मना करने का मौका न दें। मुहास ब्लैक स्नैक सीधे उठ खड़ा हुआ और बिना पीछे देखे सम्मेलन कक्ष से बाहर चला गया। उनके जाने के बाद सम्मेलन कक्ष में विस्फोट हो गया और किसानों ने शिकायत की कि खेत का आधा हिस्सा खाली करना बहुत कठिन था। यह मुझे मार रहा है। बिल्कुल नहीं, मैंने तो सर्दियों से पहले ही गेहूं बोया है और अगर मैं उसका आधा भी खोद दूं तो मैं दिवालिया हो जाऊंगा। अफसोस, मेरे पास अभी भी 1/3 जमीन खाली पड़ी है और अन्य फसलों से थोड़ी कटौती करना ही इसका एकमात्र तरीका है। क्या उच्च अधिकारी सचमुच हमारे साथ मनुष्य जैसा व्यवहार नहीं करते? जो कोई भी हमें लिंगजी दूत कहता है, वह पादने के कौशल को छोड़कर किसी को भी धमका सकता है। लानत है, मैं खेत को बेचने जा रहा हूं और इसे दूसरों के लिए दीर्घकालिक श्रमिक बना दूंगा। एक 0 रिंग लिंगजी दूत किसान ने अपने हाथ फैलाए, निराश महसूस करते हुए। ड्यूक ने भी कुछ शब्द कहे, लेकिन उसे इतना दुख नहीं हुआ। आखिरकार पैसे का मुख्य स्रोत अब कैप्टन जिनर के साथ कार्ट की मरम्मत के लिए सहयोग करने से बदल गया है और फॉर्म अब एक साइडलाइन बन गया है। दुर्भाग्यवश शिकायत करना बेकार है। इन 100 से अधिक किसानों के पास या तो स्वीकार करने या बाहर जाने का कोई तीसरा विकल्प नहीं है। ड्यूक विला में वापस आया और सैली ने तुरंत मीटिंग के बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि गेहूं के आधे पौधे नष्ट हो जाएंगे तो वो तुरंत दुखी होकर कोसने लगी। आंटी एबी ने भी आकाश को कोसा। लेविन चुप थे, लेकिन स्पष्टतः उनका मूड खराब था। इतना उदास मत हो, मेरे पास अभी भी पूंजी है। ये शेंजियाओ शहर द्वारा जारी किया गया एक नियम है कि गेहूं के अंकुर फिजिलिस रक्त आत्मा फल को खोदकर निकाल दिया जाए। यदि आप विरोध नहीं कर सकते तो आज्ञा का पालन करें। ड्यूक ने आशावादी रूप से सभी को सांत्वना दी। बाकी 2 दिनों के लिए मेरे पीछे आओ और पहले लिंगजी गेहूं को हटाओ। 50 एकड़ में गेहूं के पौधे रोपें। उनमें से साधारण गेहूं के पौधे मायने नहीं रखते, लेकिन 0 रिंग लिंगजी गेहूं के पौधों को संरक्षित किया जाना चाहिए। हुक पर रहते हुए सांस लें। ड्यूक साइड पर 0 लिंगजी गेहूं के पौधे अंकित थे। सैली ने अस्थायी खेत मजदूरों के एक समूह का नेतृत्व किया और पीछे पीछे आकर गेहूं के पौधों को खोदकर तिपहिया वाहन में डाल दिया। लेविन ने उन्हें एक एक करके ले जाया और गेहूं के पौधों को खेत के दूसरी तरफ भेज दिया ताकि उन्हें गेहूं के खेत में फिर से रोपा जा सके। 50 म्यू जमीन कोई छोटी रकम नहीं है। 0 रिंग लिंगजी गेहूं के पौधे रोपने में सभी को 2 दिन लगे। ये सब करने के बाद एक कृषि टीम को आमंत्रित किया कि वे आएं और 50 एकड़ में गेहूं की पौध खोदें, खेत की मेड़ और नालियां खोलें तथा फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल की खेती की तैयारी करें। एक झटके में सबसे ठंडी जनवरी बीत गई। फरवरी के अंत तक प्रतीक्षा करें। मौसम धीरे धीरे वसंत की ओर बढ़ रहा है। शेशो टाउन में वसंत की जुताई आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई और शेशो पैगोडा के कर्मचारियों ने प्रत्येक खेत को फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट के बीज प्राप्त करने के लिए शेशो पैगोडा जाने के लिए अधिसूचित किया।
फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल के बीजों का ये बैच 0 रिंग स्पिरिट पौधे द्वारा छोड़े गए बीज हैं। केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद ही आप बीज प्राप्त कर सकते हैं, और फिर खेती और बढ़ते लिंक सभी प्रत्येक खेत के प्रभारी होते हैं, और काटे गए फलों की व्यवस्था शहर द्वारा की जाती है। चिंता मत करो, शहर खेत को नुकसान नहीं होने देगा। जब फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल परिपक्व हो जाएगा तो इसे बाजार में आधे दाम पर रिसाइकिल किया जाएगा। अगर फिजिलिस कैंथेरिस खाने के लिए सीधे खेत में जाते हैं तो उन्हें एक समान मानक पर मुआवजा दिया जाएगा, जो अन्य फसलों को उगाने से आपकी आय से कम नहीं है। कर्मचारियों ने तो ये बात अच्छी तरह से कही, लेकिन अनुबंध पर हस्ताक्षर करने वाले किसानों को इस पर विश्वास नहीं हुआ। यदि नगर वास्तव में सभी के हितों की परवाह करता तो सभी फॉर्मों से बिना किसी मुआवजे के अपनी आधी भूमि फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल के रोपण के लिए अलग रखने के लिए कहना असंभव होता। मैंने खेत को बिक्री के लिए सूचीबद्ध कर दिया है। मैं युद्ध शुरू करने का लाभ नहीं उठाना चाहता। बेहतर होगा कि मैं स्थिर जीवनयापन के लिए किसी दूसरी जगह चला जाऊं। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद कुछ किसानों ने एक टूटे हुए जार में कहा। ड्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है कि दूसरा पक्ष उस खेत को छोड़ देगा जिस पर कई सालों से खेती की जा रही है। यही वजह है कि शहर बेतरतीब ढंग से किसान चुनता है। कई किसानों ने अपनी पूरी जिंदगी की बचत खेत पर लगा दी है। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, खेत छोड़ना असंभव है। अध्याय 78 टूटी तलवार भाड़े की रेजिमेंट। अनुमान है कि इस साल मैं अपनी पैंट खो दूंगा। सास्क किसान फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट के बीज प्राप्त करने के लिए गोदाम के दरवाजे पर इंतजार कर रहा था। ड्यूक के साथ बोरियत भरी बातें की जो वहां इंतजार कर रहा था। आप हमेशा अपनी पूंजी रख सकते हैं। ब्लैक स्नैक परिवार की अच्छी प्रतिष्ठा है, इसलिए उसे बहुत निर्दयी नहीं होना चाहिए। आखिरकार सभी को फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट को उगाने में मदद करनी चाहिए, ड्यूक ने कहा। सुस्क ने ध्यान से चारों ओर देखा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई और उसकी आवाज न सुन सके। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता है। तुम अभी भी युवा हो और ऐसी कई चीजें हैं जिनका तुमने अनुभव नहीं किया है। ब्लैक स्नैक परिवार एक नर्म दिल वाली पीढ़ी नहीं है। भाई क्या कहता है? अरे नहीं। हालांकि सुस्क को बातचीत करना और पिटाई करना पसंद है, लेकिन वह हल्के ढंग से बात नहीं करना चाहता, खासकर तब जब वह उसकी पीठ पीछे ब्लैक स्नैक परिवार के बारे में बुरा बोलता है। कुछ देर तक यूं ही बातचीत करने के बाद बीज लेने की बारी ड्यूक की थी। बीज प्राप्त करने के बाद वह शहर में ज्यादा समय तक नहीं रुका और लेविन की तिपहिया साइकिल से वापस चला गया। वहां 50 एकड़ जमीन थी जिस पर बीज बोने थे। इस बार उसने खेती करने वाली टीम को काम पर रखने के लिए पैसे खर्च नहीं किए, बल्कि अस्थायी मजदूरों को बुलाया और सुबह से शाम तक एक एक करके बीज बोए। गेहूं की बुवाई से भिन्न ये फिजिलिस रक्त आध्यात्मिक फल के बीज सभी आध्यात्मिक पौधे हैं, और प्रत्येक को अंकुरण दर सुनिश्चित करना चाहिए और देखभाल के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए। निश्चित रूप से एक किसान के रूप में ड्यूक ने स्वयं ये काम नहीं किया। उसके पास कुछ और त्यागे गए 2 रिंग स्पिरिट कार्ड हैं जो उसे कैप्टन जिना द्वारा उपहार में दिए गए थे, और वे सभी ऐसे हैं जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। इन नष्ट हो चुके 2 रिंग स्पिरिट कार्डों और 3 रिंग स्पिरिट कार्डों की तुलना करें जिनकी मरम्मत नहीं की जा सकती। ड्यूक ने अपना लगभग पूरा ध्यान इन त्यागे गए स्पिरिट कार्डों के शोध पर लगा दिया है। हालांकि उसे यकीन है कि वह अभी भी उन्हें ठीक से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन ये बिना लाभ के नहीं है। 3 स्तरीय मंत्र मॉडल और 2 स्तरीय मंत्र मॉडल के गहन अध्ययन से उन्हें काफी प्रेरणा मिली है। लगभग हर 3 से 5 बार एक छोटा सा एपिफानी होगा और अंगूठी और रहस्यमय के प्रक्षेपवक्र की समझ थोड़ी गहरी होगी। प्रक्रिया 1, क्षेत्र में ध्यान करें और फोन रख दें। इससे 25% शक्ति की खपत होती है। वर्तमान लिंगाई स्तर 0, रिंग 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु तार से जुड़ा हुआ। पदोन्नति की प्रगति 47.3% होने का अनुमान है और समय बजट 701 दिन है। लिंगाई में प्रगति तालिका पर फील्ड मेडिटेशन की खपत को और कम कर दिया गया है। प्रगति लगभग आधी हो गई है और समय बजट 100 दिनों से अधिक कम हो गया है। यदि यह जारी रहा तो मैं इस वर्ष के भीतर ही 5 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु बन जाऊंगा। ड्यूक को बहुत सहज महसूस हुआ। तो क्या हुआ अगर प्रतिभा कमजोर है? शियाई की मदद से अपनी स्वयं की समझ के साथ वो आध्यात्मिक साधना के मामले में किसी भी प्रतिभा के योग्य है। शाम को जब बसंत ऋतु आई थी, मौसम अभी भी ठंडा था। बहुत खूब। 5 छोटे बच्चे जो पहले से ही काफी बड़े हो चुके थे, एक के बाद एक भौंकने लगे। लेविन, जो पत्थर की ईंटों के बीच की खाई को साफ कर रहा था, ने ऊपर देखा और किसी को आते हुए देखा। उसने तुरंत 5 छोटे बच्चों को रोकने के लिए आवाज लगाई और फिर आध्यात्मिक दबाव जाल का दरवाजा खोला। कैप्टन जिना, ये लेविन है। क्या ड्यूक वहां है? बॉस यहाँ है। लेविन तुरंत जिना को ले गया। विला में ड्यूक ने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी और देखा कि खिड़की से कौन आ रहा है, इसलिए उसने जल्दी से जिना का स्वागत किया। आंटी एबी रसोई में खाना बना रही थी और उन्होंने जिना के लिए एक कप कॉफी बनाई। कैप्टन जिना, क्या आप आज रात यहीं खाना खाने वाली हैं? खैर, ये तो परेशानी वाली बात है।
ड्यूक मुस्कुराया और कहा, कोई परेशानी नहीं, यह उसका वर्तमान उपकार करता है। आंटी एबी खाना बनाने के लिए वापस रसोई में चली गईं। ड्यूक ने जिना को दूसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में आमंत्रित किया ताकि वे मामले पर चर्चा कर सकें। दोनों के बीच कोई व्यक्तिगत संबंध नहीं था और जब भी जिना आती थी तो वो व्यवसाय के लिए आती थी। इस बार बहुत अधिक स्पिरिट कार्ड नहीं है, ड्यूक ने जिना द्वारा लाए गए क्षतिग्रस्त स्पिरिट कार्ड को देखते हुए कहा। केवल 2 स्तरीय रहस्यमय कार्ड और 6 स्तरीय रहस्यमय कार्ड हैं। जिना ने अपना सिर हिलाया और कहा, हाल ही में कई भाड़े के समूहों ने हाइबरनेट किया है। वास्तव में वे कुइहाई घाटी के जितना करीब हैं उतनी ही अधिक बिल मार्चिंग चींटियां पाई जाती हैं। हर बार जब वे मिलते हैं तो वे ढेर हो जाते हैं और उनकी सुरक्षा को बिल्कुल भी नहीं तोड़ा जा सकता है। कम लड़ाइयों के साथ कम क्षतिग्रस्त आत्मा कार्ड होने चाहिए। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि हर कोई एसिड माइलाब्रिस के प्रवेश का इंतजार कर रहा है। यह सही है, जब तक महान ऑस्ट्रियाई जादूगर कार्रवाई नहीं करता तब तक क्रिप्ट में सेना चींटियों को साफ करना मुश्किल होगा। ऐसा कहा जाता है कि एसिड कैंथरिडिन विशेष रूप से अनगिनत आध्यात्मिक कीड़ों से चुना जाता है और यह एक विशेष प्रजाति है जिसे गू विद्वानों द्वारा पीढ़ियों से उगाया जाता रहा है। ये क्रिप्ट में सेना चींटियों से निपटने के लिए है। रहस्यमय विद्वानों में से जो आत्मिक कीटों के अध्ययन में विशेषज्ञ हैं, यदि वे कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं तो उन्हें इंपीरियल गू स्कॉलर की उपाधि से सम्मानित किया जा सकता है। ड्यूक ने उत्सुकता से पूछा, क्या क्रिप्ट आर्मी चींटियां व्यापक रूप से वितरित हैं? बेशक ये बहुत व्यापक है। हमारा ब्रोकन स्वॉर्ड मुख्य रूप से ही जियाओदी में सक्रिय है। पिछले कुछ वर्षों में अपेक्षाकृत कम अग्रणी युद्ध हुए हैं, लेकिन क्षेत्र अभियान अक्सर होते रहे हैं। हमारे द्वारा सामना किए गए सबसे अधिक प्रतिद्वंद्वी क्रिप्ट आर्मी चींटियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि 7 टावर्स फेडरेशन के अधिकांश क्षेत्र में क्रिप्ट आर्मी चींटियों के निशान हैं। ये कहने के बाद जिना ने अचानक फिर से कहा, वैसे लिटिल ड्यूक, क्या आप हमारे ब्रोकन स्वॉर्ड भाड़े के समूह में शामिल होने में रुचि रखते हैं? हाँ, आप एक प्रतिभा हैं और अकेले काम करना बहुत ही कम है। यदि आप ब्रोकन स्वॉर्ड में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप ब्रोकन स्वॉर्ड का सारा कारोबार कर सकते हैं। हमारे ब्रोकन स्वॉर्ड के साथ आपका समर्थन करने से स्नैक टाउन में कोई और ज़बरदस्ती बिक्री नहीं होगी। मैं इस बारे में सोचूंगा, ड्यूक ने लापरवाही से कहा। फिर एक अजीब सा सवाल पूछा, मुझे ब्रोकन स्वॉर्ड से पहले का नेता याद है जिसका नाम डेलेमन था? जिना ने सिर हिलाया और कहा, ड्रेमन वास्तव में हमारा पुराना कप्तान है। यह अफसोस की बात है कि वह जानवरों की भीड़ के हमले में मर गया। अंत में मैं, उप कप्तान, ने कमान संभाली, लेकिन ये भी एक सामान्य बात है। एक शूरवीर या तो गेट की रखवाली करने के लिए गश्ती दल में शामिल हो जाएगा या एक भाड़े के सैनिक के रूप में जोखिम उठाने के लिए बाहर निकल जाएगा। ड्यूक ने अपनी समझ व्यक्त की। उनके विचार में ऐसा हुआ। वे शूरवीर या तो कुलीनों के जागीरदार बन जाते थे, कुलीनों की रक्षा के लिए गश्ती दल बनाते थे, या सरकारी एजेंसियों में काम करते थे, गाड़ियों का पीछा करते थे, पहरा देते थे, कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे, इत्यादि। जो शूरवीर संयमित नहीं रहना चाहते, प्रशिक्षण संसाधन प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल हो सकते हैं और प्रकृति से इसकी मांग कर सकते हैं। मैंने सुना है कि भाड़े के सैनिकों के समूहों का आमतौर पर एक प्रायोजक होता है। क्या आपके पास ब्रोकन स्वॉर्ड है? मूल रूप से थे। जिना ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जैसे कि कुछ दुखी सोच रही हो, लेकिन डेलेमन के निधन के बाद प्रायोजक से भी संपर्क टूट गया और मुझे प्रायोजक पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इसे साफ करने का अवसर लिया। खैर, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप मेरे साथ रिफर्बिश्ड कार्ड का कारोबार शुरू करना चाहती हैं, कमांडर जिना। कौन पैसा कमाना नहीं चाहता? हमारे भाड़े के सैनिक जंगलों, घास के मैदानों और दलदलों में सिर्फ उन सुनहरे ड्रैगन के लिए अपनी जान लड़ा देते हैं। ये सच है। लिटिल ड्यूक, क्या आप ब्रोकन स्वॉर्ड में आ रहे हैं? हालांकि हमने अपना प्रायोजक खो दिया है, फिर भी हमारे पास सभी कर्मचारी हैं। मेरे सहित 5 प्रथम रिंग हैं। वर्तमान में स्नैकहेड टाउन में आने वाले भाड़े के समूहों में ब्रोकन स्वॉर्ड सबसे आगे हो सकता है। आप कितने लोगों का उपयोग करते हैं? रेजिमेंट में 100 से ज़्यादा सदस्य हैं और 80 लड़ाके हैं। इसमें शामिल होने के बाद आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है, बस स्पिरिट कार्ड का काम संभालना है। ड्यूक ने फिर भी कहा, ठीक है, मैं इस पर विचार करूंगा। वो भाड़े के सैनिकों के समूह में शामिल नहीं होना चाहता और दूसरों के द्वारा प्रबंधित नहीं होना चाहता। अगर ऐसा है तो वह ब्लैक स्नैक परिवार में एक जागीरदार के रूप में शामिल हो सकता है। लेकिन वो अचानक फिर से हंसा, जिसकी बात कर रहा हूँ। मैं कैप्टन जिना के साथ सहयोग करके खुश हूँ, लेकिन मैं वास्तव में ब्रोकन स्वॉर्ड का प्रायोजक बनना चाहता हूँ। अध्याय 79 सेंट्रल सिटी। क्या तुम हमारे प्रायोजक बनना चाहते हो? जिना के लहजे में व्यंग्य नहीं था, लेकिन उसमें उपहास का भाव भी था। अपने खेत को बेचना शायद हमें कुछ लड़ाइयों के लिए प्रायोजित करने के लिए पर्याप्त न हो। हथियार, स्पिरिट कार्ड, कठपुतलियाँ, औषधियाँ और हर चीज़ के लिए एक सुनहरे ड्रैगन की ज़रूरत होती है। हाँ, मैं वर्तमान की नहीं, बल्कि भविष्य की बात कर रहा हूँ। जब मैं पर्याप्त धन कमा लूंगा तो मैं अपनी सेवा के लिए एक भाड़े के सैनिक समूह को भी प्रायोजित करना चाहूँगा।
मुझे डर है कि आपको तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि आप एक वास्तविक रहस्यमय जादूगर के रूप में पदोन्नत नहीं हो जाते, तभी आपके पास भाड़े के सैनिकों के समूह को प्रायोजित करने के लिए पर्याप्त पूंजी होगी। शायद निकट भविष्य में। तो फिर मैं तुम्हें शुभकामनाएं देती हूँ, नौजवान। जिना ने जम्हाई ली और फिर अपनी सुंदर नाक हिलाई। खैर, मुझे खाने की खुशबू आ रही है और मैं भूखी भी हूँ। कृपया कैप्टन जिना, भोजन का समय हो गया है। रात के खाने में एक ही भोजन, माहौल अच्छा है। जिना चुपचाप चांदनी रात में चली गई। ड्यूक ने स्नान किया, दूसरी मंजिल पर प्रजनन कक्ष में वापस आया, थोड़ी देर के लिए शियाडोऊ के साथ रक्त शोधन विधि का अभ्यास किया और फिर से गलियारे में आध्यात्मिक पौधे पर एक जादू डाला। अध्ययन कक्ष में प्रवेश करने के बाद वो कुर्सी पर बैठ गया और कुछ देर तक शून्य भाव से देखता रहा। कुछ भविष्य की योजनाओं के बारे में सोच रहा हूँ। 5 सितारा दूर नहीं है। आध्यात्मिक कोर के जम जाने के बाद मैं एक प्रथम रिंग आर्कन जादूगर बन जाऊंगा। शेंजियाओ शहर में जाना सवाल का अर्थ है, लेकिन स्नैक टाउन भी एक अवसर है। उस समय मुझे वास्तव में इस बारे में सोचना होगा कि क्या ब्रोकन स्वॉर्ड को प्रायोजित करना है। उन्हें न केवल ब्रोकन स्वॉर्ड को प्रायोजित करना है, बल्कि उन्हें अंगरक्षक के रूप में कार्य करने के लिए रिंग 1 के कुछ शूरवीरों की भी भर्ती करनी है। एक रहस्यमय जादूगर के रूप में वह एक बड़े शॉट के बराबर है। वह अपनी पहचान से मेल कैसे खा सकता है जब वह रास्ता साफ करने के लिए 3 या 5 अंगरक्षकों के बिना यात्रा करता है। और आपको एक विशेष कार खरीदनी होगी। यदि आप यात्रा के साधन के रूप में उड़ने वाली नाव नहीं खरीद सकते हैं, तो आपके पास कम से कम एक ब्लैक बीटल कार होनी चाहिए, अन्यथा आपको टिकट खरीदना होगा और जब आप बाहर जाएंगे तो कार को निचोड़ना होगा। लिटिल ड्यूक फार्म को संरक्षित किया जा सकता है। कृपया 0 रिंग आध्यात्मिक संयंत्र दूत को मेरे एजेंट के रूप में कार्य करने के लिए कहें। वर्तमान ड्यूक चाहे जो भी हो, कुइहाई घाटी अग्रणी युद्ध की शुरुआत के बाद ऐसा लगता है कि उसे युद्ध से कोई लाभ नहीं मिला। यहाँ तक कि दुकान भी बिक गई और फार्म भी जब्त कर लिया गया। ऐसा लगता है कि बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन जब उसे प्रथम रिंग आर्कन जादूगर के रूप में पदोन्नत किया जाएगा, तब सब कुछ अलग होगा और वह ब्लैक स्नैक फैमिली जैसी बड़ी ताकतों से पर्याप्त लाभ साझा करने के लिए पात्र होगा। प्रकृति में बहुत सारे उपहार हैं। आध्यात्मिक पशु सामग्री, आध्यात्मिक स्वर्ण अयस्क, आध्यात्मिक पौधे और आध्यात्मिक फल। भले ही आप किसी कीचड़ के गड्ढे पर पैर रखें, यह विशेष कीचड़ हो सकता है जिसका महत्वपूर्ण आर्थिक मूल्य है। एक क्षण के लिए सोचो, ड्यूक ने इन चीजों को अपने पीछे छोड़ दिया और अब उसे विकास जारी रखना है। पहले जीआई के डेटाबेस का विस्तार करना अधिक महत्वपूर्ण है। अनजाने में फरवरी भी बीत चुकी है और मार्च में मौसम और भी सुहाना होता जा रहा है। ड्यूक शेंजियाओ शहर गए और पाया कि शेशो टाउन से शेंजियाओ शहर तक के मार्ग पर कुछ और काली बीटल कारें और काली सेंटीपीड कारें थीं और अधिक विदेशी लोग अपनी किस्मत आजमाने के लिए स्नैक टाउन आए थे। यहाँ तक कि जब वो वापसी की यात्रा पर कार में थे तो उन्होंने हेजियाओहे के बाहर रुनवू शहर से किसी के आने की आवाज़ सुनी। इससे ड्यूक के दिमाग में 7 टावर्स फेडरेशन के प्रशासनिक प्रभाग की योजना उभरने में मदद नहीं मिल सकती है। 7 टावर्स फेडरेशन का प्रशासनिक प्रभाग 3 स्तरों में विभाजित है: डोमेन, क्षेत्र और क्षेत्र। यदि आपको एक सादृश्य बनाना है तो डोमेन प्रांत के बराबर है, क्षेत्र शहर के बराबर है और क्षेत्र काउंटी के बराबर है। शेशो टाउन हेजियाओ नदी के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक है। हेजियाओहे भूमि विंडब्रीड डोमेन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में से एक है। विंडब्रीड डोमेन 7 टावर्स फेडरेशन के 12 डोमेनों में से एक है। मैदान के केंद्र का नाम XX शहर के नाम पर रखा गया है, जो लगभग प्रांतीय राजधानी के बराबर है। रनवू शहर फैंगशी फील्ड का केंद्रीय शहर है। यह व्यक्ति प्रांतीय राजधानी से आया है। ड्यूक ने दूसरे पक्ष की ओर देखा। हालांकि दूसरा पक्ष एक भाड़े के सैनिक की तरह लग रहा था, लेकिन बातचीत करते समय उसकी अभिव्यक्ति और रवैया थोड़ा घमंडी था। शायद केंद्रीय शहर के लोगों में छोटे स्थानीय शहरों के लोगों की तुलना में श्रेष्ठता की एक अजीब सी भावना होती है। शेंजियाओ शहर हेजियाओ नदी क्षेत्र का केंद्र है, जो एक सामान्य प्रीफेक्चर स्तर के शहर के बराबर है। प्रांतीय राजधानी शहर की तुलना में ये वास्तव में एक स्तर कम है। इसके अलावा ये बस शेशोऊ टाउन के लिए जाती है, जो एक सुदूर ग्रामीण क्षेत्र है जो एक छोटे काउंटी शहर के बराबर है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि दूसरे पक्ष का चेहरा अहंकारी है। पिछले कुछ सालों में पूरे फैंगशी कॉलम में कोई गंभीर अग्रणी युद्ध नहीं हुआ है। शेंजियाओ शहर में बहुत से लोग कुइहाई घाटी के अग्रणी युद्ध में निवेश करने आए थे। रनवू शहर के भाड़े के सैनिक ने गर्व से कहा, मैं यहाँ हमारी भाड़े की रेजिमेंट के लिए आया हूँ, पहले आकर देख लो। आप किस भाड़े के सैनिक समूह से हैं? किसी ने पूछा। सींग वाले छिपकली भाड़े के सैनिकों का समूह। क्या आपने इसके बारे में सुना है? हम एक भाड़े के सैनिकों का समूह हैं जिसने 5 रिंग स्पिरिट बीस्ट सींग वाले छिपकली का शिकार किया और उसे मार डाला। सबसे शक्तिशाली सींग वाले छिपकली को मुख्यालय के हॉल में रखा गया है और यह अभी भी बिजली का उत्सर्जन कर सकता है।
यदि 3 रिंग स्पिरिट बीस्ट साधारण भाड़े के समूहों के लिए शिकार की सीमा है, तो 4 रिंग स्पिरिट बीस्ट और 5 रिंग स्पिरिट बीस्ट्स बड़े भाड़े के समूहों के लिए वाटरशेड हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि सींग वाले छिपकली भाड़े के सैनिकों का समूह एक बड़ा भाड़े का समूह होना चाहिए। नेता कम से कम 2 रिंग यूडेमंस शूरवीर है। क्या केंद्रीय शहर में भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट हमारे छोटे से घर में खाना खाने की योजना बना रही है? शेंजियाओ शहर में एक स्थानीय भाड़े के सैनिक ने ये शब्द सुनने के बाद गुस्से से जवाब दिया। दूसरे पक्ष ने व्यंग्य किया, युद्ध शुरू करना कोई छोटी बात नहीं है। हमारे सींग वाले छिपकली भाड़े के सैनिकों का समूह आ रहा है, यहाँ तक कि मैदान के बाहर से भाड़े के सैनिकों का समूह भी देर सबेर आ ही जाएगा। अब सांप शहर से आने वाले लोग तो छोटी बातें हैं। छोटी मोटी लड़ाइयाँ, हे वे सभी व्यवसायी हैं जो पैसे के लिए अपने जीवन का सौदा करते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि आप सामान्य सेना हैं। ऐसा मत कहो, हमारी सींग वाली छिपकली नियमित है। केंद्रीय शहर में भाड़े के सैनिक ने बोलना समाप्त किया और आगे कुछ नहीं कहा। शायद ये भी पता हो कि मजबूत अजगर स्थानीय सांप को क्यों नहीं दबाता। कार में अपने सभी साथियों को नाराज करने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर वह यहाँ चौकी खेलने के लिए अकेला ही आया था। पिटाई की स्थिति में यह उचित नहीं है। ड्यूक, जो थोड़ी ही दूर पर सीट पर बैठा था, कुर्सी की पीठ पर झुक गया, खिड़की से गुजरते दृश्यों को देखा और अपने दिल में सोचने से खुद को रोक नहीं सका। कुहाई घाटी को खोलने का युद्ध फेंगशी नेता की एक प्रमुख घटना है। सेंट्रल सिटी के भाड़े के समूह का आना स्वाभाविक है। मैं नहीं जानता कि इतने सारे लोगों के यहाँ आने से कुहाई घाटी का विकास पूरा होने में कई वर्ष लग जाएंगे। विजेता कौन होगा? अंतिम ब्लैक स्नैक लेयर ओपनिंग युद्ध 10 वर्षों से अधिक समय तक चला। अंत में तीसरी रिंग के आर्कन मैजमुबिया अंतिम विजेता बने और उन्हें ब्लैक स्नैक का बैरन नामित किया गया। उन्होंने आध्यात्मिक झरने पर स्नैक हेड टाउन का निर्माण किया और ब्लैक स्नैक परिवार का निर्माण किया। आखिरकार, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे थोड़ा लाभ मिल सकता है। ड्यूक ने बहुत खुलकर सोचा। जैसे ही ब्लैक बीटल स्टेशन पर पहुंचा, उसने अपनी पीठ पर एक बड़ा बैग लादा और देखा कि लेविन की ट्राईसाइकिल पहले से ही स्टेशन के गेट पर इंतजार कर रही थी। मालिक, चलो घर चलें। ओम, लेविन तिपहिया साइकिल चलाता था और बहुत तेज चलाता था। वह बहुत ताकतवर पैदा हुआ था और बारीक काम करने में अच्छा नहीं था, लेकिन वह हाथ से काम करने में अच्छा था। विला में वापस जाओ। ड्यूक सीधे दूसरे तल पर स्थित स्टूडियो में गया, अपना बैग नीचे रखा और आध्यात्मिक सोने से भरी बड़ी छोटी थैलियां निकाली जो उसने शेंजियाओ शहर में खरीदी थीं। विशेष रूप से आध्यात्मिक सोने में से एक, जिसे पैलेडियम कहा जाता है, जिसकी कीमत प्रति ग्राम 5 स्वर्ण ड्रैगन है, और उसने 5 ग्राम खरीदा, जिसकी कीमत 25 स्वर्ण ड्रैगन थी। इसे रक्तपात कहा जा सकता है, लेकिन सैंड ईगल 1.2 स्कोप के आगामी संस्करण के लिए सब कुछ इसके लायक है। ये समय है कि सैंड ईगल एक पिस्तौल से स्नाइपर राइफल में विकसित हो। अध्याय 80 1 किलोमीटर दूर। स्कोप के विश्लेषण और विकास में शियाई को सबसे अधिक समय लगा और सबसे अधिक डेटा का संदर्भ लिया गया। बीच में एक समय ऐसा आया जब एक निश्चित स्पेल मॉडल में समस्या के कारण ये कुछ महीनों तक अटका रहा और मुझे सामरिक लाइटों के अनुसंधान और विकास पर काम करना पड़ा। सौभाग्य से जियाई का डेटाबेस अब सुचारू रूप से विस्तार कर रहा है और मंत्र मॉडल की कठिनाई दूर हो गई है और अंततः दायरे को सफलतापूर्वक विकसित किया गया है। ड्यूक द्वारा लिंगजिन को धीरे धीरे परिष्कृत किया गया तथा आध्यात्मिकता की शक्ति के साथ लिंघाई में प्रवेश कराया गया। यह आध्यात्मिक समुद्र में एक छोटे से प्रतिदीप्ति में बदल गया। रेत ईगल मंत्र मॉडल की एक अंगूठी की समग्र संरचना पर फिट किया गया और धीरे धीरे बैरल के ऊपर एक बेलनाकार टॉर्च जैसी संरचना का गठन किया। ये स्कोप जियाई द्वारा विकसित किया गया है। इसकी लंबाई बैरल की लंबाई के लगभग बराबर होती है और इसे बैरल से ऊपर और नीचे एक निश्चित दूरी रखते हुए क्लैंपिंग द्वारा बैरल पर स्थापित किया जाता है ताकि निकट सीमा पर सामने की दृष्टि और पीछे की दृष्टि से निशाना लगाने में बाधा न आए। स्कोप का आवर्धन समायोजित किया जा सकता है और आप बीच में बटन को घुमाकर इच्छानुसार 4 से 8 बार तक स्विच कर सकते हैं। जब सारा आत्मिक सोना परिष्कृत हो जाता है, इसका दायरा भी पूरी तरह से तय हो चुका है और सैंड ईगल का स्पेल मॉडल चमकता है, जो अपग्रेड के सफल समापन को व्यक्त करने के लिए खुशी की एक मूक छलांग देता है। अब समय आ गया है कि बाहर जाकर इसका प्रभाव आजमाया जाए। ड्यूक स्टूडियो से बाहर निकला, अपनी मोटी सी जेब पहनी और शेपन नदी के दक्षिण में जंगल में चला गया। संसाधन समृद्ध पश्चिम की तुलना में दक्षिण में एक जटिल वातावरण और कम संसाधन है। ये तो कहना ही क्या कि भाड़े के सैनिक शायद ही कभी यहाँ कदम रखते हैं, यहाँ तक कि छोटे शहरों के शिकारी भी यहाँ आना पसंद नहीं करते। कभी कभी शिकारी अंदर बाहर आते हैं और वे बस शेपन नदी के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। लेकिन ड्यूक के लिए शियाई ने वर्षाश्वास विधि को लटका दिया और शियाडोऊ को खतरे का आभास हुआ। शेपन नदी के दक्षिण में, जहाँ बहुत कम लोगों ने पैर रखा है, एक आदर्श शिकार स्थल है। कम संसाधन ठीक हैं, मुख्य बात यह है कि स्वतंत्र और अनियंत्रित रहें। बाहर आओ, सैंड ईगल,
पुनर्जीवित जंगल में प्रवेश करते हुए ड्यूक ने अपना दाहिना हाथ थोड़ा हिलाया और एक बिल्कुल नई डेजर्ट ईगल पिस्तौल उसकी हथेली में प्रकट हो गई। एक बार पकड़ में आ जाए तो यह भारी हो जाता है। कंपेसोटर से लेकर टेल हैमर तक इसकी लंबाई पूरे 40 सेंटीमीटर है तथा स्कोप से लेकर बंदूक के हैंडल तक इसकी ऊंचाई भी 20 सेंटीमीटर से अधिक है। थूथन के नीचे एक सामरिक प्रकाश लटका दिया जाता है और बैरल पर एक दृष्टि रखी जाती है। आध्यात्मिक समुद्र के पहली बार खुलने पर प्रकट हुए नंगे रेत के ईगल की तुलना में वर्तमान रेत ईगल पूरी तरह से सुसज्जित है और इसकी संरचना असाधारण रूप से जटिल है। इसमें साधारण पिस्तौल जैसी ठंडी बनावट नहीं है, लेकिन इसमें उच्च तकनीक वाली शीतलता का स्पर्श है। काले और चांदी ग्रे समन्वित और एकीकृत हैं और उपस्थिति कम नहीं हुई है, लेकिन व्यवहारिकता में बहुत सुधार हुआ है। अपना हाथ बढ़ाएं। दूरबीन के नीचे के अंतराल से आप अभी भी वस्तु को देखने के लिए सामने के दृश्य का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन दृश्य क्षेत्र पहले की तुलना में बहुत छोटा हो गया है। यह कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं है और इससे कम दूरी की बंदूक की लड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ड्यूक ने कुछ देर तक चुपचाप यह महसूस किया। ऑब्जेक्ट को देखने के लिए तुरंत स्कोप का उपयोग करने के लिए स्विच करें। सबसे पहले सबसे छोटे 4 आवर्धन के साथ ऑब्जेक्ट को देखें और पाया कि 100 मीटर के भीतर का दृश्य बेहद स्पष्ट है और 100 मीटर से परे का दृश्य भी बहुत स्पष्ट है। क्रॉसहेयर के साथ लक्ष्य करने की तुलना में चौगुनी दर्पण का लंबी दूरी का दृष्टि प्रभाव बहुत बेहतर है। घुंडी घुमाएं। 4 के आवर्धन को धीरे धीरे 6 के आवर्धन पर समायोजित किया जाता है और सैकड़ों मीटर दूर के दृश्य को लगातार बड़ा किया जाता है। हालांकि यह नज़दीक से देखने जितना स्पष्ट नहीं है, फिर भी यह स्पष्ट है। अधिकतम 8 आवर्धन पर घूमने के बाद हजारों किलोमीटर दूर का दृश्य ऐसा हो जाएगा मानो वह आपके सामने ही हो। निश्चित रूप से चित्र थोड़ा धुंधला है, लेकिन इससे निशाना लगाने और शूटिंग में कोई बाधा नहीं आती। हाँ, अन्य बातों के अलावा ये दूरबीन प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर मैं अभी भी शहर में रहता हूँ तो मुझे डर है कि मैं कभी भी और कहीं भी स्नैक हेड टॉवर की चमकदार रोशनी पर निशाना लगा सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि दूरबीन से निशाना लगाने से क्या प्रभाव पैदा हो सकता है। सटीक निशाना लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि सटीक निशाना लगाना भी महत्वपूर्ण है। ड्यूक ने 8x लेंस से बहुत दूर स्थित एक बड़े पेड़ की शाखा पर निशाना साधा और अनुमान लगाया गया कि दूरी लगभग 1 किलोमीटर थी। ड्यूक यूं ही दौड़ता है। अपने हाथ स्थिर रखो, ट्रिगर को मजबूती से खींचें। केवल एक हल्की आवाज हुई और गोली इतनी तेज गति से निकल रही थी कि उसे नंगी आंखों से देख पाना मुश्किल था। ड्यूक ने जल्दी से 8x दर्पण से गुजरते हुए वह बड़ा पेड़ ढूंढ लिया जिस पर वह निशाना लगा रहा था और फिर शाखा ढूंढ ली। अचानक उसने पाया कि शाखा टूट गई थी। हाँ, इतना खराब भी नहीं। ड्यूक बहुत खुश हुआ। 1 किलोमीटर की दूरी, दर्पण के 8 गुना प्रभाव, सटीक निशाना सफल रहा और गोली की शक्ति कम नहीं हुई और हाथ जितनी मोटी शाखा एक ही गोली से उड़ गई। अब वो निश्चित हो गया कि युवान सैंड ईगल कोई पिस्तौल नहीं बल्कि एक वास्तविक रहस्यमय हथियार है। यहाँ तक कि यदि गोली 1 किलोमीटर की दूरी से भी चलाई जाए तो भी इसकी शक्ति लगभग नज़दीकी दूरी से चलाई गई गोली के समान ही होती है तथा बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ में भी कोई गिरावट नहीं आती है। आध्यात्मिक रहस्यों के अलावा इसे समझाने का कोई तरीका नहीं है। यदि ऐसा है तो बैलिस्टिक प्रक्षेप पथ, वायु की गति, भूभाग और वायु की दिशा जैसे कारकों पर विचार नहीं किया जा सकता है। यदि युवान सैंड ईगल सिर्फ एक पिस्तौल है और आप सटीक निशाना लगाना चाहते हैं तो आपको इन कारकों को ध्यान में रखना होगा। लेकिन युवान सैंड ईगल एक रहस्यमय हथियार है और रहस्यमय हथियार एक अवधारणा की तरह है। स्पेल मॉडल द्वारा महसूस की गई अवधारणा की मदद से निशाना लगाना शूटिंग के बराबर है। इसलिए सिद्धांत रूप में ड्यूक द्वारा 1 मीटर के भीतर शिकार को गोली मारने और 1000 मीटर दूर शिकार को गोली मारने के बीच कोई अंतर नहीं है। अभी भी थोड़ा अंतर हो सकता है। शिकार को 1000 मीटर दूर तक ले जाने में गोली को लगभग 2 सेकंड लगते हैं। शिकार को लंबी दूरी तक ले जाने के लिए 2 सेकंड का समय पर्याप्त होता है। यदि आप 1000 मीटर दूर शिकार को मारना चाहते हैं तो जब तक कि प्रतिद्वंद्वी स्थिर न हो आपको पूर्वानुमान लगाना होगा। सारे दक्षिण तक ड्यूक स्कोप के प्रभाव के साथ अन्वेषण और प्रयोग कर रहा है। दृष्टि से निशाना लगाने से पहले ये पता लगाना मुश्किल था कि क्या बाहरी कारक प्रक्षेप पथ में हस्तक्षेप करते हैं। अब जब आपके पास एक दायरा है तो आप वास्तव में महसूस कर सकते हैं कि बाहरी कारकों का कोई हस्तक्षेप नहीं है। इस बारे में ड्यूक को बहुत आश्चर्य नहीं हुआ। इस दुनिया में जटिल और रहस्यमय कलाओं की तुलना में मेरा सैंड ईगल उत्कृष्ट नहीं है। कई रहस्यमय कलाएं दिशात्मक रहस्यमय कलाएं हैं जो एक बार जारी होने पर दुश्मन को स्वचालित रूप से लॉक कर सकती हैं। जहां तक ये दुश्मन को लॉक करने का सवाल है, आध्यात्मिकता सब कुछ का मार्गदर्शन करेगी। इसलिए उसने गोली चलाई और 500 मीटर दूर एक पक्षी खून के बादल में बदल गया। सैंड ईगल को खड़ा करके उसने बंदूक की नाल पर गर्म हवा फूंकी। ड्यूक के मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे। आध्यात्मिकता मेरे सैंड ईगल का भी मार्गदर्शन करेगी। बस इसी समय जियाई ने याद दिलाया,
मास्टर, सामने दाहिने क्षेत्र में एक विशेष श्वास प्रतिध्वनि है जिसके आध्यात्मिक पौधे होने का संदेह है। सुंदर। ड्यूक बहुत खुश हुआ। पूरे शीतकाल में उनके आध्यात्मिक पौधे फलने फूलने में असफल रहे। विला की दूसरी मंजिल पर प्रजनन कक्ष के गलियारे पर आध्यात्मिक आभा बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारे लिंगजी गेहूं के पौधे भी रोपे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि यह कितना जर्जर है। अब अंततः एक नए आध्यात्मिक पौधे की खोज हुई है। ड्यूक ने तेजी से अपना चाकू घुमाया और रास्ते में पड़े कांटों को काटने लगा और तेजी से उस स्थान की ओर बढ़ा जहां विशेष श्वास गूंज रही थी, जो मृत झाड़ियों का समूह था। चिची, जियाडोऊ ने झाड़ियों की ओर देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ड्यूक इतना खुश क्यों था। ड्यूक ने अपना चाकू सीधे घुमाया और झाड़ियों को चीर दिया। झाड़ियों के बीच में सिर्फ एक झाड़ी थी। उसके आसपास की सभी शाखाएं सूख चुकी थीं, लेकिन किनारे पर एक शाखा थी जिस पर ताज़ी हरी पत्तियां निकली हुई थीं। यह एक शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा है, एक रोडोडेंड्रोन झाड़ी। मृत पेड़ वसंत में है और पुराना पेड़ अंकुरित हो रहा है। इस रोडोडेंड्रोन झाड़ी को तब विफल हो जाना चाहिए था जब इसे एक रिंग आध्यात्मिक पौधे में पदोन्नत किया गया था, जिसके कारण पूरी झाड़ी आध्यात्मिकता से रहित हो गई और इस तरह सूख गई। हालांकि ये फिर से अंकुरित हो गया है, जीवन शक्ति का एक अंश बनाए रखते हुए, और मुक्त आध्यात्मिकता को निगल रहा है और आध्यात्मिक आभा को छांट रहा है। जियाई ने डेटाबेस में मौजूद जानकारी के आधार पर तुरंत अपने सामने वाली शाखा पर निर्णय ले लिया। वास्तव में क्या इसका मतलब ये है कि इस रोडोडेंड्रोन झाड़ी को अभी भी भविष्य में प्रथम आध्यात्मिक पौधे के रूप में पदोन्नत किए जाने की उम्मीद है? ड्यूक की आंखें चमक उठीं। हाँ, बहुत अच्छा। ड्यूक ने चुपचाप फिर से उगने वाली शाखाओं की प्रशंसा की। मृत शाखाओं में से यह एकमात्र ऐसी शाखा थी जो भाग्य के आगे समर्पण करने को तैयार नहीं थी। इस समय ऐसा लग रहा था जैसे मेरे दिल में कुछ छू गया हो। मुझे अपने दिल में कुछ महसूस हो रहा है। ड्यूक ने तुरंत शियाई से बात की। फील्ड मेडिटेशन पर फोन रखना बंद करो। जियोई के रुकने के बाद वह चुपचाप मृत झाड़ी के पास पैर मोड़कर बैठ गया और अकेले ही फील्ड मेडिटेशन विधि का अभ्यास करने लगा। आध्यात्मिक समुद्र में जियुहुआन शियाई और यहुआन शायंग विशेष रूप से उज्ज्वल हैं और उनके बगल में अनगिनत ऊर्जा रेखाएं हैं जो लगातार विभाजित और संयोजित हो रही हैं। और इस क्षण इन ऊर्जा रेखाओं के निर्माण के दौरान अज्ञात छोटे जंगली फूल खिलेंगे और जमीन से गेहूं के पौधे निकलेंगे। लेकिन जैसे जैसे ड्यूक ने अभ्यास जारी रखा, उसने एक मृत वृक्ष के झरने के बारे में अपनी समझ को संक्षिप्त करके उसमें थोड़ा थोड़ा करके शामिल किया। छोटे जंगली फूलों और गेहूं के पौधों के अलावा अचानक एक शाखा उगाए। शाखाएं अधिक से अधिक बढ़ती जाती हैं और जल्द ही वे छोटे जंगली फूलों और गेहूं के पौधों के साथ एक त्रिपक्षीय प्रतिद्वंद्विता का निर्माण करेंगी। बाहरी दुनिया से अवशोषित आध्यात्मिक कण भी कोमल शाखाओं के साथ बाहर खींचे जाते हैं और फील्ड मेडिटेशन के पिछले अभ्यास की तुलना में गति बहुत बढ़ जाती है। हाँ, ड्यूक ने ध्यान का अभ्यास बंद कर दिया और फोन को शियाई को सौंप दिया। मेरी समझ वास्तव में मजबूत है और मैंने इसे तीसरी बार समझा है। अब फील्ड मेडिटेशन के अभ्यास प्रभाव में फिर से सुधार हुआ है और पदोन्नति का समय दर्जनों दिनों तक कम हो गया है। उसने लिंघाई के अंदर देखा। जियाई के शेड्यूल पर एक नज़र डालें। प्रक्रिया 1, क्षेत्र में ध्यान। हुक पर होने पर 25% शक्ति की खपत। वर्तमान लिंघाई स्तर 0। रिंग 4 सितारा आध्यात्मिक प्रशिक्षु तार से जुड़ा हुआ। पदोन्नति प्रगति 51.1% होने का अनुमान है और समय बजट 653 दिन है। प्रक्रिया 2, वर्षा श्वास विधि। प्रक्रिया 3, सैंड ईगल 1.4 पत्रिका संस्करण। अनुसंधान और विकास 55% बिजली की खपत करता है। वर्तमान अनुसंधान और विकास प्रगति 0.1% है और समय बजट 163 दिन है। प्रक्रिया 4, चैट संवाद प्रोग्राम। डीगल 1.0 साइलेंस संस्करण। डीगल 1.1 मजबूत नियंत्रण कंपेसोट संस्करण। डीगल 1.2 स्कोप संस्करण। डीगल 1.3 सामरिक लाइट संस्करण। अब पत्रिका में सुधार करने और सैंड ईगल 1.4 पत्रिका संस्करण के लिए अनुसंधान एवं विकास योजना स्थापित करने की बारी है। यहुआन सैंड ईगल एक रहस्यमय हथियार है, लेकिन इसके कई नियम सैंड ईगल पिस्तौल से विरासत में मिले हैं, जिसमें 9 गोलियां दागे जाने के बाद मैगजीन बदलने का व्यवहार तक भी शामिल है। ड्यूक इस पर सुधार करना चाहता है। अन्य बातों के अलावा कम से कम एक जोड़ी मैगजीन राइफल मैगजीन के 30 राउंड के साथ चलने में सक्षम होनी चाहिए। आखिरकार यह एक रहस्यमय हथियार है और वास्तविकता के नियमों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे गोली के आकार के अनुसार ईमानदारी से लोड किया जाना चाहिए। 30 राउंड गोलियां एक छोटा लक्ष्य है और जियाओ यी को उनका आदेश है कि पहली रिंग के आधार पर अधिक से अधिक राउंड बढ़ाए जाएं। 30 शॉट बहुत कम नहीं है और 100 शॉट भी बहुत ज़्यादा नहीं है। आखिरकार शूटिंग के दौरान गोला बारूद को बदला जा सकता है। 30 राउंड गोला बारूद मूल रूप से सभी दुश्मनों को मार सकता है।
यदि कोई दुश्मन जो 30 गोलियों से नहीं मारा जा सकता है उसे 100 गोलियों से बदल दिया जाए तो यह अनुमान लगाया जाता है कि यह मारने के लिए पर्याप्त होगा। कुछ अंतर्दृष्टि के बाद ड्यूक ने रोडोडेंड्रॉन झाड़ी को खोदना शुरू किया। हालांकि रोडोडेंड्रॉन झाड़ी की केवल एक शाखा जीवित थी, लेकिन जड़ अभी भी जीवित थी, इसलिए ड्यूक ने बहुत सारी मिट्टी के साथ जड़ को खोदने में बहुत सारी ऊर्जा खर्च की। इसे बैग और फिल्म से सावधानीपूर्वक लपेटा, फिर अपने कंधों पर उठाया और वापस आ गया। अभी दोपहर भी नहीं हुई है और मेरे पास ये फसल है। निश्चित रूप से मुझे वसंत पसंद है। ड्यूक भी सर्दियों में कई बार जंगल में आया था। दुर्भाग्य से अधिकांश पौधे हाइबरनेट होने के बाद श्वास विधि अवस्था को नहीं समझ पाती है, इसलिए आध्यात्मिक पौधे का स्थान ढूंढना मुश्किल होता है। दोपहर तक खेत पर वापस नहीं लौटना पड़ा। सैली अस्थायी श्रमिकों के एक समूह का नेतृत्व कर रही है जो अंकुरित फिजेलिस ब्लड स्पिरिट फल की निराई और खाद देने में व्यस्त है। वाह, पांचों नन्हे मुन्नों का रूप रंग एकदम बदल गया है। अब वे उतने प्यारे नहीं रहे जितने बचपन में थे। बॉस, लेविन तिपहिया वाहन पर सवार होकर आया, झाड़ीदार रोडोडेंड्रॉन उठाया और उसे ट्रक में डाल दिया। इसे विला में भेज दो और रख दो। ठीक है, लेविन चला गया। रास्ते में ड्यूक ने फार्म पर चल रहे काम का निरीक्षण किया। बॉस, आपने आज बहुत सारी फसल काटी, लेकिन ये थोड़ा अजीब है। आप एक सूखे पेड़ को कैसे वापस ले आए? सैली ने उत्सुकता से पूछा। यह मरा नहीं, बल्कि फिर से उगाया। यह एक शून्य ऋण आध्यात्मिक पौधा है, ड्यूक ने मुस्कुराते हुए कहा, एक आत्मसंतुष्ट नज़र के साथ। फिजेलिस रक्त आध्यात्मिक फल की अंकुरण दर क्या है? ये लगभग 50 एकड़ भूमि को कवर कर सकता है। प्रत्येक बिच्छू में 3 बीज बोए जाते हैं। उनमें से अधिकांश में केवल एक पेड़ उगता है और कुछ में 2 या 3 अंकुर होते हैं। मैंने अतिरिक्त अंकुरों की गिनती की और यह उन बिच्छुओं की भरपाई करने में सक्षम होना चाहिए जो अंकुरित नहीं हुए। यह अच्छी बात है। यह आध्यात्मिक पौधा है जिसने अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यदि इसमें एक भी दाना नहीं है तो ये भविष्य में फसल को प्रभावित करेगा और मुझे पैसे का नुकसान पहुंचाएगा। ओह, हमारा खेत सचमुच कठिन है, सैली ने आह भरी। ड्यूक ने सहजता से कहा, दुनिया में ऐसा कोई व्यवसाय नहीं है जो सिर्फ पैसा कमाता हो लेकिन नुकसान नहीं करता हो। छोटे ड्यूक फॉर्म चलाना मुश्किल है और दूसरे फॉर्म चलाना भी आसान नहीं है, लेकिन जब तक हम इस समयावधि में जीवित रहते हैं जब फिजलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट बढ़ता है, तब तक हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा। शायद हम थोड़ा मुनाफा कमा सकें। उनका ध्यान फार्म पर नहीं बल्कि स्पिरिट कार्ड के नवीनीकरण पर है। अब फार्म के लिए कुछ पैसे खोना कोई बड़ी बात नहीं है। जब उसे फर्स्ट रिंग आर्कन मैच के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो ब्लैक स्नैक फैमिली को उसे जीतना होगा और उसके फार्म को लाभ पहुंचाने की पूरी कोशिश करनी होगी। उस समय वह युद्ध शुरू करने के बोनस का भी आनंद लेगा। लेविन ने एक फावड़ा लिया और कड़ी मेहनत करके एक गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। ड्यूक ने रोडोडेंड्रॉन झाड़ी की जड़ों को लपेटने वाले थैले और फिल्म को खोला, मिट्टी को पानी से भिगोया और रोडोडेंड्रॉन झाड़ी की मृत शाखाओं को एक एक करके काट दिया, केवल कुछ स्टंप को छोड़ दिया, ये देखने के लिए कि क्या यह आध्यात्मिक पौधा स्टंप से नई शाखाएं उगा सकता है। मालिक, गड्ढा खोद दिया गया है। लेविन ने फावड़ा नीचे रख दिया और अपने गले में पड़े तौलिए से पसीना पोंछा। ठीक है, चलो पेड़ लगाते हैं। ड्यूक ने रोडोडेंड्रॉन झाड़ी को जड़ के साथ मिट्टी के ढेले के साथ लेविन द्वारा खोदे गए बड़े गड्ढे में डाल दिया। ये बड़ा गड्ढा विला के दक्षिणी कोने के पास है, जिसमें अच्छी रोशनी है और ये दूसरी मंजिल पर प्रजनन कक्ष के गलियारे के समान है। इसे व्यापक आध्यात्मिक आभा बनाने के लिए ऊपर और नीचे एकीकृत किया जा सकता है। इस कोने के क्षेत्र को ड्यूक द्वारा एक बगीचे के रूप में भी खोला गया था। मिट्टी भरें, खाद डालने के लिए गड्ढे बनाएं, पानी दें और विशेष कीटनाशकों का छिड़काव करें। पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद रोडोडेंड्रॉन झाड़ी को सफलतापूर्वक लगाया गया। ड्यूक ने शियाई से रोडोडेंड्रॉन झाड़ी पर जादू करने के लिए वर्षा श्वास विधि को लटकाने के लिए कहा ताकि इसकी वृद्धि को बढ़ावा मिले। संभवतः रोपाई से प्रेरित होकर रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों की सांस अस्थायी रूप से कमजोर हो जाती है। आध्यात्मिक आभा भी सुस्त है। जंगल में वापस जाओ और कुछ सामान्य रोडोडेंड्रॉन झाड़ियां ढूंढो ताकि इस आध्यात्मिक पौधे के लिए वातावरण तैयार हो सके, ड्यूक ने सोचा। झाड़ीदार रोडोडेंड्रॉन गुच्छों में उगना पसंद करते हैं तथा एक अकेले पेड़ की वृद्धि निश्चित रूप से गुच्छों जितनी अच्छी नहीं होती। और यदि भविष्य में शून्य वलय वाले आध्यात्मिक पौधे वाले इस रोडोडेंड्रॉन झाड़ी को एक वलय वाले आध्यात्मिक पौधे के रूप में सफलतापूर्वक बढ़ावा दिया जा सके तो इससे आसपास के रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों को बेहतर उत्तेजना मिलेगी और शायद शून्य वलय वाले आध्यात्मिक पौधों वाली बड़ी संख्या में रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों का प्रजनन किया जा सकेगा। इस मामले में लिटिल ड्यूक फार्म का अपना प्रमुख उत्पाद होगा। लेविन, मालिक, वापस जाओ और सिस्टर सैली से कहो कि यह बगीचा बहुत महत्वपूर्ण है और इसमें लगे फूलों और पौधों की देखभाल उन्हें स्वयं करनी होगी तथा इसे अस्थायी श्रमिकों को मत सौंपो। मुझे याद है, लेविन ने सिर हिलाया। ड्यूक ने संतुष्टि से अपने हाथ धोए और कार्ड मरम्मत के काम का एक नया दिन शुरू करने के लिए दूसरी मंजिल पर स्थित स्टूडियो में लौट आया।
अध्याय 82 कभी भी द्वेष न रखें। एसिड मिथारिस अभी तक युद्ध के मैदान में नहीं आया है। बड़ी संख्या में भाड़े के सैनिकों को क्रिप्ट आर्मी चींटियों ने रोक दिया था, इसलिए पश्चिम में कुहाई घाटी की यात्राओं की संख्या धीरे धीरे कम हो गई। वे या तो टहलने के लिए शहर में रुक गए या किसी अन्य दिशा में जोखिम उठाया। दक्षिण, स्वाभाविक रूप से ये भाड़े के सैनिकों के लिए एक वैकल्पिक दिशा भी बन गई है। लिटिल ड्यूक के खेत से कई भाड़े के सैनिक पहले ही गुजर चुके हैं। ये भाड़े के सैनिक खेत की सीमा पर आध्यात्मिक दबाव संचरण नेटवर्क को भी पार कर गए और गेहूं के खेत में पेशाब करने के लिए आ गए। ड्यूक, जिसने फार्म पर जादू किया था, ने जब ये घटना देखी तो उसकी भौहें तन गईं। घिनौनापन थोड़ा घिनौना है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। रेत के चीलों का एक घेरा बनाकर उन्हें एक एक करके मारना संभव नहीं है। सैली, जो ड्यूक का पीछा कर रही थी और फार्म प्लान के बारे में बात कर रही थी, जब उसने ये देखा तो वह क्रोधित हो गई। क्या ये भाड़े के सैनिक बेशर्म नहीं हैं? वे दिन दहाड़े गेहूं के खेत में घुसकर मारपीट करते हैं और उन्हें अपनी मारपीट के देखे जाने का भी डर नहीं है। भाड़े के सैनिक निश्चित रूप से अपमानित महसूस करने से नहीं डरते। कुछ भाड़े के सैनिकों ने तो सैली की दिशा में जानबूझकर पेशाब भी किया। पेशाब करने के बाद उन्होंने अपनी पैंट नहीं उठाई, अपनी गायों को नहीं हिलाया और सैली को देखकर सीटी नहीं बजाई। सैली ने दूसरे पक्ष की दो उठी हुई मध्यमा अंगुलियों का जवाब दिया। अचानक कई सैनिक जोर से हंसने लगे। जाहिर है कि वे शर्मिंदा नहीं थे, बल्कि गर्व महसूस कर रहे थे। कितना घिनौना इंसान है, सैली गुस्से से बोली। यह विंड फाल्कन मर्सिनरी कोर का सदस्य है। ड्यूक का चेहरा शांत था, लेकिन उसका स्वर थोड़ा ठंडा था। जिसने पेशाब किया उसका नाम वैलेट है। सैली हैरान थी। क्या आप बॉस को जानते हैं? इस विंड फाल्कन भाड़े के सैनिकों ने पहले लिटिल सैम की मरम्मत की दुकान में कार्ड की मरम्मत की थी, और यह वैलेट ही था जो कार्ड लेने आया था। मुझे याद है कि उसे आप पर सीटी बजाना पसंद है, बहन सैली, ड्यूक ने हल्के से कहा। इसे दिल पर मत लो, इस तरह का व्यक्ति लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा। ड्यूक ने बोलना समाप्त किया और गेहूं के पौधों पर जादू करना जारी रखा। उसे जानबूझकर वैलेट को याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह वैलेट को कभी नहीं भूलेगा। उसने पहले से ही इस व्यक्ति की छवि डेटा को जीआई के डेटाबेस में संग्रहित कर रखा है, इसलिए उसे ये याद रखने के लिए एक छोटी नोटबुक लेने की जरूरत नहीं है कि उसे किससे शिकायत है। जब हिसाब किताब चुकाने का समय आएगा तो शियाई स्वाभाविक रूप से सामने आएगी और उसे याद दिलाएगी कि वह दयालुता का बदला दयालुता से दे, शिकायतों से प्रतिशोध करे और प्रतिशोध से बदला ले। सैली ने विंड फाल्कन भाड़े के सैनिकों के समूह के लोगों के चले जाने का इंतजार किया और फिर धीरे से आह भरी। ओह, यह अफसोस की बात है कि भगवान अनुचित है। अच्छे लोग लंबे समय तक नहीं जीते हैं, लेकिन आपदाएं हजारों सालों तक चलती हैं। ईश्वर विवेकशील नहीं है, लेकिन मैं विवेकशील हूँ, ड्यूक ने सरलता से उत्तर दिया। आप एक अच्छे बॉस हैं, शायद, लेकिन मुझे आपको याद दिलाना है, बॉस, इन भाड़े के सैनिकों पर गुस्सा मत होइए। वे सभी बदमाश हैं जिनके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। सैली ने सुना कि ड्यूक के पास वैलेट और अन्य लोगों से बदला लेने का विचार है और तुरंत उसे चेतावनी दी। तुरंत जोड़ा, और यह सिर्फ सीटी बजाना है, मैं कुछ नहीं खोता। वे जो गंदी चीजें खींचते हैं वे सिर्फ खाद हैं। ड्यूक ने हल्के से कहा, क्या मैं उनके खिलाफ लड़ रहा हूँ? मैं वास्तव में नहीं लड़ सकता। जो चीजें सिर्फ काली बंदूकें चलाने का अवसर तलाशने से हल हो सकती हैं, खुद को गुस्सा क्यों करें? समय यात्रा से पहले और बाद में वह जिस चीज से सबसे ज्यादा नफरत करता है वह है आंतरिक घर्षण। सैली को भेज दो, गेहूं के खेत पर फिर से जादू डालें, और ड्यूक फिजलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट फील्ड पर जादू डालना जारी रखता है। खेत पर हर कोई पहले से ही जानता है कि खेत के मालिक ने क्यूई का एक समुद्र और अंशकालिक शून्य रिंग स्पिरिट प्लांट नौकर खोल दिया है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो लोग किहाई को विकसित करने में पूर्ववर्ती की विफलता के बारे में जानते थे, वे प्रारंभिक लिटिल सैम शुका दुकान में कुछ लोगों तक ही सीमित थे, और अब उनके बीच कोई संवाद नहीं है। ड्यूक को यह भी विशेष रूप से पता चला कि बॉब और उसके बेटे को बेस द्वारा निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने बाहरी लोगों द्वारा खोले गए एक किराने की दुकान में प्रवेश किया। थॉमस को निकाल दिए जाने के बाद वह खदान में जाने के लिए हिप्पिडल माइन कंपनी में गया। उस समय 3 बाहरी कार्ड मरम्मत करने वालों के लिए वह अपने पूर्ववर्ती की स्थिति को नहीं जानता था। आखिरकार पूर्ववर्ती ने प्रशिक्षुओं को केवल इतना बताया कि वह क्यूई के समुद्र को खोलने में विफल रहे और इसका व्यापक रूप से विज्ञापन नहीं किया। अलावा, भले ही बॉब और अन्य लोग इसके बारे में जानते हों, तो क्या हुआ अगर उसने क्यूई सागर को सफलतापूर्वक खोल दिया है, तो वह इस बहाने का उपयोग कर सकता है कि उसने उनसे झूठ बोला था। मंत्र जाप के बाद 1 घंटा बीत गया। काली जीभ, काली पूंछ, नुकीले कान, सफेद दस्ताने, बाघ राजा, यहाँ आओ। ड्यूक ने 5 नन्हे बच्चों का अभिवादन किया। बहुत खूब। 5-4 कान वाले शिकारी कुत्ते जो अच्छा समय बिता रहे थे, ड्यूक के चारों ओर एकत्र हुए। विला के गेट पर नजर रखना, इधर उधर मत भागना, तुम्हें पता है। वाह वाह, जीरो रिंग स्पिरिट बीस्ट कोई स्पिरिट बीस्ट नहीं है,
लेकिन साधारण शिकारी कुत्तों की तुलना में 4 कान वाला शिकारी कुत्ता बहुत अधिक चतुर है और ड्यूक के निर्देशों को काफ़ी अच्छी तरह से समझता है। ड्यूक के विला में प्रवेश करने के बाद 5 छोटे बच्चे चुपचाप गेट की रखवाली करने लगे। जब खेत पर काम करने वाले अस्थायी कर्मचारी उनके पास आते तो 5 छोटे बच्चे तुरंत तनाव में आ जाते और फिर इन अस्थायी कर्मचारियों को घूरने लगते, जिससे अस्थायी कर्मचारियों को 5 छोटे बच्चों द्वारा काटे जाने से बचने के लिए थोड़ा दूर जाना पड़ता। इस समय ड्यूक पहले ही विला की दूसरी मंजिल पर जा चुका था और सो रहे शियादोऊ को आवाज लगा रहा था। वह शियादोऊ के साथ तहखाने में गया, शियादोऊ को खुले तहखाने में पहरा देने दिया और अंधेरे तहखाने में प्रवेश करने के लिए गुप्त दरवाजा खोल दिया। तहखाने में कोई रोशनी नहीं है। अंदर आने से पहले मैं हमेशा एक आध्यात्मिक लालटेन साथ लेकर चलता था। अब ड्यूक को केवल अपना हाथ हिलाना होगा और सैंड ईगल प्रकट हो जाएगा और फिर अपने दिमाग से सामरिक रोशनी चालू कर देगा और रोशनी तुरंत अंधेरे तहखाने को रोशन कर देगी। दीवार पर छिपे स्थान पर सैंड ईगल रखें। ड्यूक कोने में गया और उसने तिरपाल को हटा दिया, जिससे उसके अंदर रखा 6 पैरों वाला आत्मा कठपुतली का बर्तन दिखाई दिया। मध्यमा उंगली पर कठपुतली को और अंगूठी को छुआ। जार अचानक चालू हो गया, हरी रोशनी टिमटिमाने लगी और शाखाएं पूरी तरह खुल गईं। ड्यूक ने अपने साथ ले जा रहे बैग को नीचे रखा, कुशलता से बोतलें और डिब्बे निकाले और बोरी को ब्रश किया और रखरखाव के लिए जार के जोड़ों पर तेल लगाया। ये शियाई द्वारा उसके लिए संक्षेप में बताए गए रखरखाव के ज्ञान हैं, जो कठपुतली के सेवा जीवन को बहुत बढ़ा सकते हैं। आखिरकार कठपुतली चाहे कितनी भी उच्च गुणवत्ता की क्यों न हो, उसमें चाहे कितनी भी कीमती सामग्री क्यों न इस्तेमाल की गई हो, उसमें टूट फूट तो होगी ही। ये लगभग 30 वर्षों से जंगल में एक लकड़ी के घर में पड़ा हुआ है तथा इसके कई हिस्सों पर जंग के हल्के निशान हैं। ड्यूक द्वारा कई देखभाल के बाद जार की वर्तमान स्थिति काफ़ी अच्छी है। यह मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण होल कार्ड है। जब मुझे आर्कन मैच की पहली रिंग में पदोन्नत किया जाएगा तो मैं जार को खुले तौर पर बाहर निकाल पाऊंगा और इसका उपयोग कर पाऊंगा। एक अनमोल कठपुतली के साथ एक महान जादूगर का होना एकदम सही है। रखरखाव के बाद ड्यूक सनकरे अंधेरे तहखाने में था। उसने कुछ देर तक टैंक को नियंत्रित किया, अंधेरे तहखाने के नीचे से ऊपर की ओर चढ़ा और फिर भागने के रास्ते में सरपट दौड़ा और फिर वापस आ गया। इस तरह के उतार चढ़ाव के बाद ड्यूक का जार से छेड़छाड़ एक कदम और आगे बढ़ गया। रुको, ड्यूक ने जार के यांत्रिक पैरों को थपथपाया। तुरंत ही अपने हाथ की एक लहर के साथ जार जल्दी से कोने में वापस आ गया और एक गेंद की तरह मुड़ गया। ड्यूक ने तिरपाल को ढक दिया, फिर अपना सामान पैक किया और अंधेरे तहखाने से बाहर निकल गया। ची, जब जियाडोव ने ये देखा तो वो सीधे ड्यूक के कंधे पर कूद गया। सतर्कता कार्य पूरा हो गया है और आपको आत्मा जानवर के मांस की एक पट्टी से पुरस्कृत किया जाएगा। इसे खाओ। ड्यूक रसोई में वापस आया और आत्मा जानवर के मांस की एक पट्टी निकाली। जियाओडू ने उसे दोनों पंजों से पकड़ लिया और बड़ी खुशी से उसे कुतरने लगा। ये बहुत स्वादिष्ट है। जितनी जल्दी हो सके पहले रिंग में कदम रखने की कोशिश करो और मुझे जितनी जल्दी हो सके पहले रिंग में पदोन्नत कर दो। ड्यूक ने पदोन्नति की अपनी उम्मीद शियाडोऊ पर टिका दी। उसके खून के समुद्र को शियाई ने जबरन खोल दिया था और उसकी प्रतिभा निश्चित रूप से दूसरों की तरह अच्छी नहीं है। रक्त शोधन विधि भी सार्वभौमिक रक्त शोधन विधि है जिसे समाप्त किया जाना है। आमतौर पर मैं इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता कि कौन सा दुर्लभ और कीमती आत्मा जानवर का मांस खाना है। संक्षेप में, खेती काफी आकस्मिक है। आखिरकार कैवलियर्स की छत बहुत कम है और कड़ी मेहनत से अध्ययन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भाड़े के सैनिकों की रेजिमेंट और गश्ती दल के बड़े शूरवीर जिन्होंने आधे जीवन में अपनी ताकत का निर्माण किया है, संभवतः सैंड ईगल के 3 शॉट्स को रोक नहीं सकते। ड्यूक को तो संदेह भी हुआ। स्नैक हेड टाउन का मेयर, वह 2 रिंग फैंटम बीस्ट नाइट मुहास ब्लैक स्नैक, सैंड ईगल को भी नहीं रोक सका, जिसने गोलियों की बौछार कर दी। उन्होंने अपने शरीर को और अधिक मजबूत बनाने के लिए रक्त और युद्ध क्यूई के समुद्र की खेती की। अच्छा स्वास्थ्य किसी भी अन्य चीज से अधिक महत्वपूर्ण है। अध्याय 83 सीखने का आनंद। शी लीलू, सुंदर घोड़े की नाल की आवाज आए। ये ब्लैक स्नैक परिवार की गश्त करने वाली नाइट टीम है जो लिटिल ड्यूक फार्म से गुजर रही है और जियाओहेवान फार्म क्षेत्र में मुख्य सड़क पर सरपट दौड़ रही है। कुछ ही देर बाद लोगों का एक और समूह साइकिल पर सवार होकर लिटिल ड्यूक फार्म की ओर आया। तुम किसे ढूंढ रहे हो? लेविन ने फार्म के गेट पर खड़े होकर पूछा। हम स्नैक हेड टॉवर के निरीक्षण दल के कर्मचारी हैं। हम लिटिल ड्यूक फार्म में नियमित आधार पर फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट के रोपण का निरीक्षण करने के लिए यहां आए हैं। कृपया निरीक्षण के लिए अपने फार्म के प्रभारी व्यक्ति को बुलाएं। ओह, लेविन ने जल्दी से ड्यूक को फोन किया। फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल के रोपण का निरीक्षण करें। ड्यूक ने विला की दूसरी मंजिल पर खिड़की से यहाँ की स्थिति पहले ही देख ली थी, लेकिन वह नहीं उठा। लेविन, तुम सिस्टर सैली को बुलाओ और सिस्टर सैली से कहो कि वे जांच करने के लिए उनके साथ चलें। मैं नीचे नहीं जाऊंगा। अब सैली मूलतः फार्म की प्रभारी व्यक्ति है और ड्यूक को मूलतः फार्म के विशिष्ट कार्य की परवाह नहीं है।
वह केवल लिंका का अध्ययन करना पसंद करता है। कार्यक्षेत्र पर रिंग पुल यंत्र गूंज रहा था और क्षतिग्रस्त 2 रिंग स्पिरिट कार्ड से एक कार्ड कोर को मंत्र मॉडल को निकालने के लिए रिंग पुल यंत्र में फंसाया जा रहा था। जब इसमें सन्निहित मुड़ आकार के मंत्र मॉडल को कार्ड कोर से बाहर निकाला गया तो ड्यूक अपनी भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं सका। कितनी गड़बड़ है! ये 2 रिंग स्पिरिट कार्ड जिन्ना द्वारा दे दिया गया था क्योंकि यह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था और इसकी मरम्मत नहीं की जा सकती थी। ड्यूक इस समय मरम्मत नहीं कर रहा है, लेकिन जियाई के साथ मिलकर खुद को मंत्र मॉडल की संरचना समझा रहा है ताकि अंगूठी के बारे में उसकी समझ गहरी हो सके। केवल ऑन हुक ध्यान पर निर्भर रहने से भले ही यह 24 घंटे निर्बाध रूप से किया जाए, प्रगति फिर भी धीमी होती है। केवल एपिफानी, लगातार आर्काना के प्रक्षेप पथ को समझना, आर्काना के प्रक्षेप पथ को समझना और अंततः इसे आध्यात्मिक सागर में मूर्त रूप देना ऊर्जा रेखाओं को एक लूप में जोड़ सकता है। एक बुनियादी लूप। ये सभी ब्रेक पॉइंट सुस्त हैं, इसलिए इन्हें सीधे हटा दें। ड्यूक ने आध्यात्मिक चाकू और मानसिक कलम पकड़ लिया और मंत्र मॉडल को काटता रहा। इस ओर का एक भाग काट दीजिए और दूसरी ओर अंतर्निहित ऊर्जा रेखा उजागर हो जाएगी। शियाई ने बताया, यहाँ एक सर्पिल संरचना है जो आध्यात्मिक ऊर्जा को इसमें संग्रहित करती है। जब सर्पिल समाप्त होता है तो इसे त्वरित दर पर छोड़ा जा सकता है, जिससे अगली रैखिक संरचना सक्रिय हो जाती है, उच्च ऊर्जा अवस्था तक पहुंच जाती है और रहस्यमय कलाओं के विशिष्ट प्रभावों को ट्रिगर किया जाता है। समझना? तो फिर गुरुजी, चलिए संरचना का अगला भाग समझाते हैं। कृपया अनावश्यक भागों को हटा दें। जो अनावश्यक भाग हटाए जा सकते हैं उन्हें चिन्हित कर दिया गया है। कू। आत्मा के चाकू को 3 बार काटा गया तथा कई घुमावदार आकार की ऊर्जा रेखाएं काट दी गईं। शियाई की व्याख्या बहुत ही वापटू थी। ड्यूक ने ध्यान से सुना और ध्यान से सोचा। उसे लगा कि उसे मंत्र मॉडल की गहरी समझ है। ये दुख की बात है कि ये समझ अर्चना के पथ को नहीं छूती, जो आध्यात्मिक अर्चना का सार है। उसे कोई बोध नहीं हुआ। फिर स्पष्टीकरण जारी रहा। एक एक करके, एक एक स्ट्रोक से कट करने के बाद जटिल और आंखों को लुभाने वाले 2 स्तरीय मंत्र मॉडल को 10 मिनट के बाद टुकड़ों में काट दिया गया। अंततः रिंग पुल डिवाइस में नष्ट कर दिया गया। पाटा कार्ड कोर गिर गया तथा त्यागे गए 2 रिंग स्पिरिट कार्ड ने उसमें बचे हुए कुछ आध्यात्मिक आर्काना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया तथा वह पूरी तरह से बेकार हो गया। अपनी आंखें बंद करें और कुर्सी की पीठ पर झुक जाएं। ड्यूक ध्यानपूर्वक पिछले ऑपरेशन और शियाई के स्पष्टीकरण को अपने मन में दोहराता है, विवरणों के बारे में सोचता है और चूक की जांच करता है। फिर मैंने शियाई से कुछ विवरणों के बारे में फिर से बात की जिन पर मैंने ध्यान नहीं दिया था। ये चक्र चलता रहा। मेज पर रखे एक के बाद एक आत्मा कार्ड पूरी तरह से खत्म कर दिए गए और उन सभी को ज्ञान और पोषक तत्वों में बदल दिया गया जो ड्यूक की साधना के लिए सामग्री बन गए। यह ऐसा काम है जो दूसरे नहीं कर सकते, क्योंकि यह एक जटिल एवं परिष्कृत रिवर्स इंजीनियरिंग है। गणना और निष्कर्ष निकालने और सारांशित करने के लिए बड़े डेटा का उपयोग करने के लिए जियाई जैसी कोई कृत्रिम बुद्धि नहीं है। भले ही साधारण आध्यात्मिक प्रशिक्षु 100 आध्यात्मिक कार्ड का अध्ययन करें और मंत्र मॉडल का अध्ययन करने के लिए खाना और सोना भूल जाएं, ये ड्यूक के लिए आध्यात्मिक कार्ड निकालने के लिए जियाई जितना उपयोगी नहीं है। सीखना दर्दनाक और खुशी भरा। ड्यूक ने अपना सिर हिलाया। शियाई वास्तव में बहुत मजबूत है और उसने उसे बहुत मदद भी पहुंचाई है, लेकिन सीखने की प्रक्रिया अभी भी मस्तिष्क गहन है। ये बहुत अच्छा होगा यदि शियाई सीधे आध्यात्मिक रहस्यों को समझ सके। दुर्भाग्य से शियाई सिर्फ एक कृत्रिम बुद्धि है और आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में उसकी अनुभूति सभी बड़े डेटा पर आधारित है। आध्यात्मिक रहस्य एक प्रकार की रहस्यमय एवं रहस्यमय अनुभूति है। बड़ा डेटा हमेशा के लिए केवल इसकी सतह का विश्लेषण कर सकता है। यदि आप इसे गहराई से समझना चाहते हैं तो आपको व्यक्तिगत रूप से अनुभव करना होगा, महसूस करना होगा और फिर समझना और समझना होगा। केवल जब ड्यूक समझ जाता है तभी शियाई ड्यूक द्वारा डेटाबेस की सामग्री के रूप में समझी गई बातों से सीख सकती है। ड्यूक को पार करने के बजाय अकेले समझें, अन्यथा जियाई की कंप्यूटिंग शक्ति और आध्यात्मिक अर्चना की समझ में तेजी से वृद्धि हो सकती है। कुछ महीनों में मुझे डर है कि उसे 9वीं रिंग में पदोन्नत किया जा सकता है या यहाँ तक कि 9वीं रिंग को भी पार कर सकता है। ड्यूक आध्यात्मिक अर्चना को जितना गहराई से समझेगा, जियाई की कंप्यूटिंग शक्ति उतनी ही मजबूत होगी। शियाई, पढ़ाई बंद करो, मैं आराम करना चाहता हूँ। ड्यूक स्टूडियो से बाहर चला जाता है। टहलने के लिए नीचे जाओ। सैली ने पहले ही स्नैक हेड टॉवर से निरीक्षण दल के कर्मचारियों को फार्म के गेट पर भेज दिया था और ड्यूक को नीचे जाते हुए देखने के लिए वापस आ गई थी। तुरंत शिकायत की। निरीक्षण दल वास्तव में कांटे उठाएगा, कहेगा कि हमारे खेत पर कई फिजेलिस रक्त आत्मा फलों की वृद्धि मानक के अनुसार नहीं है, इसलिए हमें बेहतर उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, अन्यथा सांप के सिर के टॉवर को दंडित किया जाएगा यदि यह 3 बार मानक को पूरा करने में विफल रहता है। मानक के अनुरूप नहीं। ड्यूक ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, मैं सुस्क के फार्म पर गया था और दोनों फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल एक जैसे दिखते हैं।
अर्थात सुस्के फार्म को भी चेतावनी दी गई थी। मैं जाकर पूछूंगा। ड्यूक ने सुस्के फार्म की यात्रा की। सुस्क वहां नहीं था। उसकी पत्नी ने ड्यूक का स्वागत किया और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपके छोटे ड्यूक फार्म को भी चेतावनी दी गई थी। काश मुझे पता था कि इस फिजिलिस फल को लगाना अच्छा नहीं है। सुस्क ने कहा कि शहर में एरोबिक उर्वरक के उपयोग की आवश्यकता है। ये बहुत महंगा है, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूँ? ड्यूक ने भौहें सिकोड़ी। वो अक्सर क्यूई बढ़ाने वाली खाद खरीदने के लिए शेंजियाओ शहर जाता था। खुदरा क्यूई बढ़ाने वाली खाद 3 यूनिलों एक छोटा पैक है और एक छोटे पैक का वजन केवल 1 या 2 वजन होता है। गैस उत्पन्न करने वाले उर्वरक के 1 किलो के पैकेज पर स्विच करें और एक पैकेज की कीमत 25 चांदी के ड्रैगन है। यदि आप फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट को लगाने के लिए एरोबिक उर्वरक का उपयोग करते हैं तो ये पैसे के साथ रोपण से अलग नहीं है, भले ही फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट एक शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा है। सैक्स की पत्नी की बातें सुनकर ड्यूक जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। वापस आकर उसने सैली से सीधे कहा, तुम दूसरे खेतों पर नजर रखो। अगर वे सभी एरोबिक उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। अगर हर कोई इसका इस्तेमाल नहीं करता तो हमें भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें कुछ बार चेतावनी दी जाती है तो कोई बात नहीं, कानून जनता को सज़ा नहीं देता, बस सबका पालन करो। खैर, वायु उर्वरक की लागत बहुत अधिक है। सैली ने अपना सिर हिलाया। ऐसा कोई खेत नहीं है जो फसल उगाने के लिए वायु उर्वरक का उपयोग करता हो, भले ही यह शून्य रिंग आध्यात्मिक पौधा हो। यह बहुत बेकार है। वायु स्फूर्तिदायक उर्वरकों का उपयोग आमतौर पर क्यूई को सशक्त करने के लिए किया जाता है ताकि आध्यात्मिक आभा को सुझाने के लिए शून्य रिंग लिंग्जी को बढ़ावा दिया जा सके। फिजिलिस रक्त आत्मा पर आभा कंघी नहीं कर सकता है और आभा कंघी करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार इसका उपयोग शून्य रिंग स्पिरिट बीस्ट एसिड कैंथरिस को खिलाने के लिए किया जाता है, जो विशेष एसिड के स्राव को बढ़ावा दे सकता है। ज्यादा मत सोचो, दूसरे खेतों पर नजर रखो। ड्यूक इन तुच्छ मामलों पर ध्यान नहीं देना चाहता था। अब वो बस जंगल में जाना चाहता था और अपने विला और बगीचे का प्रबंधन करने के लिए अधिक आध्यात्मिक पौधे ढूंढना चाहता था। इसलिए वह विला में वापस गया, एक छोटा सा बैग लिया और सीधे खेत से निकल गया। दक्षिणी जंगल की ओर चलें। अध्याय 84 आपके दरवाजे पर पहुंचा दिया गया। हुर्रे, खटपट। हवा जंगल में बह रही थी, जो ऊपरी मंजिलों पर पत्तियों को हिला रही थी, लेकिन जंगल के निचले हिस्से में केवल अवशिष्ट हवा बह रही थी। जियाओ पोऊ अब ड्यूक से चिपकती नहीं है और जब भी ड्यूक बाहर जाता है तो वह उसके कंधे पर लेट जाती है। ये पहले से ही पेड़ों के बीच बहुत तेज गति से स्वतंत्र रूप से कूद और फिसल सकता है, जिससे ड्यूक को अपने आसपास की हवा और घास का पता लगाने में मदद मिलती है। ड्यूक ने अपने बाएं हाथ में चाकू पकड़ लिया और अपने लिए रास्ता खोल दिया। मास्टर, लगभग 20 मीटर आगे श्वास प्रतिध्वनि क्षेत्र में एक असामान्यता है और ऐसा लगता है कि इसमें एक आत्मिक जानवर छिपा हुआ है, जियाई ने अचानक याद दिलाया। ड्यूक ने सैंड ईगल को अपने दाहिने हाथ में जकड़ लिया और धीरे धीरे असामान्य क्षेत्र की ओर बढ़ने लगा। ड्यूक के इसे छूने का इंतजार मत करो। शियाडो अचानक पेड़ के तने से तीर की तरह निकला और एक टूटे हुए पेड़ के नीचे जा पहुंचा। टूटे हुए पेड़ पर भरोसा करते हुए वह विभिन्न काई और फन से ढका हुआ था। शियाडो पेड़ के नीचे आगे पीछे रेंगता रहा, मानो किसी चीज का पीछा कर रहा हो, जिससे फन की पत्तियां चारों ओर हिल रही थीं। अचानक जियाडो दूसरी तरफ से बाहर आया और उसी समय अपने मुंह में मुट्ठी के आकार का कीड़ा लेकर वह ड्यूक के सामने एक खजाने की पेशकश करते हुए कूद गया। ये कीट एक भरिंग है जिसका शरीर सुनहरे पीले रंग का, सिर काला तथा सामने एक बड़ा कांटेदार सींग होता है। यह एक शून्य रिंग स्पिरिट बीस्ट है, एक विशाल गेंडा। शियाई ने जल्दी से फैसला किया, हमलावर शक्ति कमजोर है और यह शायद ही लोगों को चोट पहुंचाता है, लेकिन यह शक्तिशाली है। गेंडा शरीर के वजन से 50 गुना अधिक वजन वाली वस्तुओं को उठा सकता है। विशाल गेंडा। ड्यूक ने आगे बढ़कर अपने हाथ में भरिंग को पकड़ लिया। क्योंकि इसने भरिंग के पार्श्वों को दबा दिया था, इसलिए चाहे विशालकाय गेंडा का सींग कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह ड्यूक के विरुद्ध इसका प्रयोग नहीं कर सकता था। क्या इसका कोई आर्थिक मूल्य है? कीड़ों पर नजर रखना और उनसे लड़ना, जियाई ने जवाब दिया। ठीक है, ऐसा लगता है कि यह गेंडा राजसी दिखता है, लेकिन यह वास्तव में एक आध्यात्मिक सामग्री नहीं है। ड्यूक थोड़ा निराश था, लेकिन यह सच है कि बहुत कम शून्य रिंग आत्मा जानवर हैं जो उपयोगी हो सकते हैं। शून्य रिंग स्पिरिट बीस्ट का अर्थ है कि शरीर ने आध्यात्मिकता को अवशोषित करना शुरू कर दिया है और 1 या 2 आध्यात्मिक अभिव्यक्तियां हैं, लेकिन यह एक वास्तविक आत्मिक जानवर नहीं है। इसलिए आध्यात्मिक सामग्रियों को इकट्ठा करना स्वाभाविक रूप से कठिन है, जिन्हें शून्य रिंग आत्मिक जानवरों से महत्वपूर्ण रहस्यमय संसाधनों के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे घर ले जाओ और इसे गैजेट की तरह रखो। अगर कोई इसे खरीद ले तो बेच दो, ड्यूक ने सोचा। अपने बैग से टेप निकाला, विशालकाय गेंडा को लपेटा और यह सुनिश्चित किया कि भरिंग भाग न सके, इसलिए उसने इसे एक बैग में पैक किया और अपने बैग में ठूंस लिया।
फिर उसने अपनी जेब से झटकेदार चीज का एक टुकड़ा निकाला और जियादोव की ओर फेंक दिया। बहुत बढ़िया प्रदर्शन, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। चीची। जियादोव ने खुशी से झटकेदार खाना खाया। खाने के बाद एक व्यक्ति और एक पालतू जानवर शिकार जारी रखते हैं। दोपहर तक ड्यूक ने खुद खाना नहीं पकड़ा, बल्कि उसे शियादोव को सौंप दिया। शियादोव को नहीं पता था कि खरगोश को कहाँ से पकड़ा जाए। उसने नदी के किनारे की झाड़ियों को छीला और साफ किया तथा कुछ सूखी लकड़ी की टहनियां भी उठाईं। जल्द ही वहां बारबेक्यू की गंध आने लगेगी। काली मिर्च, नमक और मसाला पाउडर छिड़ककर एक स्वादिष्ट भुना हुआ खरगोश तैयार किया जाता है। खरगोश का एक पैर फाड़कर शियाडोव को दिया जाता है और बाकी ड्यूक द्वारा खाया जाता है। आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त खाएं और पिएं। दोपहर 1 बजे तक इंतजार किया और अंततः एक और फसल प्राप्त हुई। अब जबकि वसंत गर्म है और फूल खिल रहे हैं, जंगल जीवन शक्ति से भरा है और यह आध्यात्मिक पौधों के पनपने का मौसम भी है। शियाई को एक और आध्यात्मिक पौधा मिला। इस आध्यात्मिक पौधे के अलावा एक अंगूठी वाला आत्मिक जानवर भी है जो लाल पवन लोमड़ी का संरक्षक है। दुर्लभ। ड्यूक को जरा भी डर नहीं लगा। लगभग 50 मीटर की दूरी पर जब चिफेगू ने किसी को आक्रमण करने के लिए सचेत करना शुरू किया तो उसने सैंड ईगल को दोनों हाथों से पकड़ लिया। दूरबीन का प्रयोग न करें, सीधे लक्ष्य पर निशाना लगाएं। कश कश। सिर्फ 3 गोलियां चलीं और चिफेगू बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि अचानक उसकी हत्या कैसे हो गई, जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। शियाई, क्या तुम्हें लगता है कि यह अनुचित है? ड्यूक जल्दी से रेड विन फॉक्स की लाश के पास गया और भावुक होने का नाटक किया। चाहे वह रेड विन फॉक्स हो या पिछला टॉड वुल्फ बीस्ट, मेरे पास आर्कन को छोड़ने का मौका भी नहीं था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। वह जानता है कि लाल पवन लोमड़ी एक प्रथम वलय आत्मा जानवर है और यह प्रथम स्तरीय पवन विशेषता आर्काना को ठोस बनाने के लिए पैदा हुआ है, चाहे वह पवन ब्लेड, पवन शंकु या पवन ढाल या फैंगिक्सिंग हो जिसे त्वरित किया जा सकता है। एक बार रिहा हो जाने पर इससे निपटना कठिन हो जाता है। ये दुख की बात है कि ड्यूक ने नज़दीक से इसका मुकाबला नहीं किया, बल्कि 50 मीटर दूर से काली बंदूक से गोली चला दी। शियाई एक ईमानदार कृत्रिम बुद्धि है। जंगल में जीवित रहने के लिए शेरों को खरगोशों से लड़ना पड़ता है और अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है। सुरक्षित रूप से शिकार करने में सक्षम होना इससे निपटने का सबसे उचित तरीका है। मालिक का दृष्टिकोण उचित और निष्पक्ष है, कोई मनोरंजन नहीं। अच्छा मास्टर जियो यी अनुवर्ती बातचीत में सुधार करेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि मास्टर जियो यी के हास्य को महसूस कर सकें। पवन लोमड़ी बड़ी नहीं होती है और इसका आकार एक साधारण लोमड़ी के बराबर होता है। फंसे हुए अंगों को आप सीधे लकड़ी की छड़ी से उठा सकते हैं और अपने कंधों पर ले जा सकते हैं। लेकिन ड्यूक के पास अभी भी और भी महत्वपूर्ण काम है। उसने पहले पवन लोमड़ी के शरीर को उठाया और फिर जियाओ यी के मार्गदर्शन में एक छोटे से पेड़ के पास गया। ये छोटा पेड़ 2 मीटर से अधिक ऊंचा है। पत्तियां विपरीत होती हैं, कुछ आयताकार जैसी, और पत्तियों के बीच कुछ छोटे सफेद फूल होते हैं जो साधारण दिखते हैं। और ड्यूक का इससे कोई सांस संबंध नहीं है। हालांकि इसके चारों ओर एक मजबूत और ताज़ा आध्यात्मिक आभा है और आसपास के आध्यात्मिक कनविला में स्थापित आध्यात्मिक आभा की तुलना में कई गुना अधिक समृद्ध है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह एक वलय आध्यात्मिक पौधा है। डेटाबेस की तुलना करने के बाद जियाई ने निर्णय लेने में अगुवाई की। यह एक रिंग आध्यात्मिक पौधा बंदर बाली है जो एक 12 मासी फलीदार पेड़ से संबंधित है। अधिकांश सामान्य बंदर बालियां 0 रिंग आध्यात्मिक पौधे हैं और कुछ संख्या में किशोर अवधि में 1 रिंग आध्यात्मिक पौधों से टूट सकते हैं, लेकिन मैंने कभी 2 रिंग बंदर बाली नहीं देखी है। सुंदर, आज सचमुच फसल का दिन है। सबसे पहले मैंने एक 0 रिंग स्पिरिट कीट मैमथ यूनिकॉर्न को उठाया और एक रिंग स्पिरिट जानवर रेड विन फॉक्स का शिकार किया, और अब मुझे एक रिंग स्पिरिट प्लांट मंकी ईयरिंग मिली है। तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? शियाडोव, मुझे चेतावनी दो। ड्यूक ने अपने साथ लाया हुआ फावड़ा निकाला जो एक इंजीनियर फावड़े जैसा था। अभी खुदाई का काम चल रहा है। जियाई ने आध्यात्मिक समुद्र में एक अलार्म संकेत भेजा। मास्टर, 30 मीटर दूर श्वास प्रतिध्वनि क्षेत्र में एक असामान्यता है और ऐसा लगता है कि मनुष्यों ने घुसपैठ की है। मानव। ड्यूक ने जल्दी से फावड़ा नीचे रख दिया। आधे फावड़े से तोड़े गए बंदर के झुमकों पर नजर डालते हुए बिना किसी हिचकिचाहट के वह पास के एक पेड़ के तने पर चढ़ गया, ये देखने के लिए तैयार कि कौन अंदर घुसा है। जियाडोव को भी इस समय बाहरी लोगों की सांस महसूस हुई। उसके शरीर के बाल खड़े हो गए और उसने ड्यूक पर 2 बार चहक कर कहा, चुप रहो, यहाँ आओ। जियाडोव। उसने शियादो को कंधे पर उठाकर अभिवादन किया और फिर उस दिशा में देखा जिसे शियाई ने याद दिलाया था। 30 मीटर की दूरी बहुत करीब लगती है, लेकिन यह जंगल में शाखाओं और पत्तियों से अवरुद्ध है और अक्सर 10 मीटर दूर की जगह को स्पष्ट रूप से देखना मुश्किल होता है। ये देखो। अचानक उसने अपनी भौहें उठाईं, विचारमग्न होकर अपनी आंखें सिकोड़ीं। यह विंड फाल्कन मर्सिनरी रेजिमेंट की एक छोटी सी टीम है और वैलेट उनमें से एक है।
फिर आधी कटी हुई बंदर की बालियों पर नजर डालिए और लाल पवन लोमड़ी की लाश जो अभी तक थैले में नहीं भरी गई थी। ड्यूक को अचानक कुछ याद आया और वह एक ठंडी मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका, जो एक मुस्कान लग रही थी लेकिन मुस्कान नहीं थी। जियाई, विशाल गेंडा पहली खुशी है, लाल हवा लोमड़ी दूसरी खुशी है और बंदर की बालियां तीसरी खुशी हैं। मुझे बताओ, क्या ये पवनबाज भाड़े का समूह चौथा आनंद होगा? शियाई ने पूछा। जब गुरु ने नमस्ते कहा तो क्या तुम्हारा मतलब आश्चर्य से था? यह आज अलमारियों पर है, हर कोई लाओ बाई को एक शो दे। जियाई को स्पष्ट रूप से नहीं पता कि दरवाजे पर चार खुशियां क्या हैं। ये पुष्टि करने के बाद कि वैलेट की भाड़े की टीम निश्चित रूप से उस स्थान से गुजरेगी जहां बंदर की बालियां खो दी गई थीं, ड्यूक अपने बैकहैंड से अपनी जेब से एक रिंग आर्कन कार्ड निकालेगा। वो तुरंत पेड़ से नीचे कूद गया और चुपचाप दूसरे पक्ष के आने का इंतजार करने लगा। मैंने पहले ही अपने मन में सबसे अच्छा विचार बना लिया है और यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुझे किस प्रकार की प्रतिक्रिया देनी चाहिए। शियादो, इधर उधर मत भागो, बस मेरे कंधे पर रहो, महत्वपूर्ण क्षणों में खुद की रक्षा करना याद रखो। उसने शियादो के फर को सहलाया। लाल पवन लोमड़ी के शरीर को उसके पैरों के पास रख दो और फर बाली के पेड़ के पास पहरा दो। इस समय भाड़े के सैनिकों की टीम पहले से ही विदेशी बोलियों में एक दूसरे का अपमान करने और चिढ़ाने की आवाज़ें सुन सकती थी। दूर से पास तक वे जल्दी से कांटों को तोड़ते हुए और सड़क को अवरुद्ध करते हुए ड्यूक के पास आ गए। यो, उसके नेतृत्व में भाड़े का सिपाही एक दाढ़ी वाला आदमी है। ड्यूक और शियाडो लाल पवन लोमड़ी की लाश और आधी खोदी हुई फर की बालियों को देखकर उसकी आंखों में अचानक एक हरे रंग की चमक दिखाई दी। क्या ये लिटिल ड्यूक फार्म का युवा मालिक नहीं है? आप कौन हैं? ड्यूक ने तुरंत सतर्कता का संकेत देते हुए भाड़े के सैनिकों की टीम की ओर ध्यान से देखा। क्या आप मुझे जानते हैं? दरअसल भाड़े के सैनिकों की इस टीम में वह न केवल वैलेट को जानता था बल्कि लुइस नामक कप्तान को भी जानता था। उन्होंने विंडफाल्कन मर्सिनरी कोर के बारे में भी पूछताछ की है। टीम का विन्यास बहुत कमजोर है, जिसमें केवल 3 प्रथम रिंग महान शूरवीर हैं। इस समय इस टीम के पास अनुसरण करने के लिए कोई बड़ा शूरवीर नहीं है। बेशक हम एक दूसरे को जानते हैं, छोटे ड्यूक, तुम मत भूलना कि हमने तुम्हारे खेत में 2 दिन पहले ही खाद डाली है। हाँ हाँ। वैलेट आगे बढ़ा और जानबूझकर उसके कूल्हों को धक्का दिया, एक गंदी नज़र बनाते हुए। ठीक है, चूंकि सभी एक दूसरे को जानते हैं इसलिए आप पहले जाइए, मैं इसे नहीं भेजूंगा, ड्यूक ने उत्तर दिया। चलो चलें। लुइस ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना मुश्किल है जिसे आप जानते हैं। आप ऐसे ही कैसे जा सकते हैं? आप काफी व्यस्त लग रहे हैं, हम आपकी मदद करेंगे, कहा। भाड़े के सैनिकों का दस्ता, जो पहले से ही एक दूसरे को चिढ़ा रहा था और हंस रहा था, धीरे धीरे ड्यूक को घेरने लगा। कोई जरूरत नहीं, ड्यूक ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। रुको, मैंने पहले ही यह खोज लिया है। ये देखकर कि ड्यूक टूट गया है, लुइस ने नाटक करना बंद कर दिया और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर धमकी दी। बेटा, जो भी पहले ये पता लगा लेगा कि यह बेकार है, वही इसे पाने की क्षमता रखता है। कप्तान सही कह रहे हैं, ये बच्चा खजाने से भरा हुआ है, ये बहुत ही आकर्षक है। लड़के, अपने शरीर पर लंबे बालों वाली मीरकैट को सौंप दो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक शूरवीर बनोगे। खैर, आध्यात्मिक प्रशिक्षु और आध्यात्मिक संयंत्र दूत, तुम वास्तव में एक साथी अभ्यासी हो। एक भाड़े के सैनिक ने अपनी तलवार निकाली और ड्यूक की साधना की स्थिति को समझाया। जाहिर तौर से इन भाड़े के सैनिकों ने ड्यूक जैसे किसान की स्थिति को पहले ही भांप लिया था और हो सकता है कि उन्होंने बहुत पहले ही किसान को लूटने के बारे में सोच लिया हो। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं शहर जाकर तुम्हारे खिलाफ मेरी चीजें चुराने की शिकायत करूंगा? ड्यूक ने सख्त नज़र से देखा और जोर से चिल्लाया। ब्लैक स्नैक फैमिली तुम्हें अन्य स्थानों से आए भाड़े के सैनिकों को स्नैक हेड टाउन में अपराध करने की इजाज़त नहीं देगी। हाँ हाँ, कितना हास्यास्पद है। ये सिर्फ डकैती है। जो कोई भी तुम्हें मारेगा उसे पता चल जाएगा कि यह हमने किया है, और अगर ब्लैक स्नैक परिवार को पता भी चल जाए तो एक छोटा स्थानीय रईस 3 खरबूजे और 2 खजूर देकर इससे छुटकारा पा सकता है। लुइस हंसा। ये तुम ही हो जो बिना आवाज़ किए इतनी सारी अच्छी चीज़ें हासिल करने में कामयाब रहे। हाल ही में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं, इसलिए हमें सब्सिडी देने का फैसला किया गया। हाँ हाँ, भाड़े के सैनिक मजाक कर रहे थे और उन्होंने ड्यूक को घेर लिया। लुइस की बात सुनने के बाद ड्यूक की मूल घबराहट एक पल में गायब हो गई और उसकी आवाज़ बेहद उदासीन हो गई। कैप्टन लुइस सही कह रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी अभी किसी ने लूटा है। अगर आप मारे गए होते तो कौन जान पाता कि मैंने ये सब किया है? आवाज़ कम नहीं हुई। बाएं हाथ में अचानक आध्यात्मिक शक्ति का संचार हुआ, जिससे उसके हाथ में स्थित एक रिंग वाला रहस्यमय कार्ड सक्रिय हो गया और तुरंत ही शरीर के चारों ओर एक हल्का फ्लोरोसेंट आवरण प्रकट हो गया। एक अंगूठी रहस्यमय आभाधाल। यह अल्प समय में ही स्तर 1 या उससे नीचे की रहस्यमय कलाओं और विद्वेष के भारी प्रहारों का सामना कर सकता है तथा 20 सेकंड के बाद ये स्वतः ही टूटकर बिखर जाएगा। एक ही समय पर
उनका खाली दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ था। जब हाथ जमीन के समानांतर उठाया गया, रेत के चीलों की एक अंगूठी ने भौतिकीकरण को पूरा किया। पूफ! पहली गोली लुइस के दिल पर लगी। लुइस के चेहरे की मुस्कान गायब होने से पहले ही उसकी छाती में एक छोटा सा छेद हो गया और खून बहने लगा। अंदर पहना जाने वाला चेन मेल कोई सुरक्षात्मक भूमिका नहीं निभाता था। उसकी छाती में छेद हो गया था और उसका दिल चकनाचूर हो गया था। लुइस ने मुश्किल से घाव को देखा और बिना कोई आवाज़ किए ज़मीन पर गिर पड़ा। बंदूक चलाकर किसी की हत्या करना 2 जन्मों में पहली बार हुआ है। लेकिन ड्यूक को कोई भावना महसूस नहीं हुई। उसने पहले ही अपनी बंदूक की नली को ठीक कर लिया था, दूसरे भाड़े के सैनिक पर निशाना साधा और बिना किसी हिचकिचाहट के ट्रिगर खींच दिया। पूफ! भाड़े का सिपाही जमीन पर गिर पड़ा। पूफ! एक अन्य भाड़े का सिपाही जमीन पर गिर गया। 10 मीटर के भीतर सैंड ईगल अजेय है, यहाँ तक कि ड्यूक भी अपनी आंखें बंद करके सटीक निशाना लगा सकता है। ये स्थिति देखकर वैलेट 1 सेकंड से भी कम समय के लिए स्तब्ध रह गया, फिर दहाड़ते हुए अपने हाथ में लंबी तलवार में लड़ाई की भावना भर दी। हालांकि इससे पहले कि वह अपनी लंबी तलवार चला पाता और अपनी लड़ाकू भावना मार्शल आर्ट का प्रदर्शन कर पाता, गोली उसके माथे के आर पार हो गई, जिससे खून का बादल छा गया और यहाँ तक कि उसका दिमाग भी जगह जगह फैल गया। धमाक! लंबी तलवार जमीन पर गिर गई, धमाक, और शरीर नीचे गिर गया। पूफ! पूफ! छठा भाड़े का सिपाही गोलियों की आवाज़ सुनकर गिर पड़ा। धमाका! जैसे ही भाड़े का सैनिक जमीन पर गिरा, उसके हाथ में बंधे दस्ताने जैसे उपकरण से एक रहस्यमय कार्ड सक्रिय हो गया, जिससे एक बर्फीले नीले रंग का शंकु बना और ड्यूक पर जोरदार तरीके से फेंका गया। आभा कवच से टकराने पर केवल खटपट की आवाज़ हुई, बर्फ तोड़ने वाला हथियार जमीन पर बिखर गया और आभा कवच हिंसक रूप से हिला, लेकिन वह टूटा नहीं। इस समय ड्यूक ने 7वें और अंतिम भाड़े के सैनिक को निशाना बना लिया था। जब ड्यूक ने लुइस को गोली मारकर मार डाला तो भाड़े के सैनिक को एक रहस्यमय हथियार की शक्ति का आभास हुआ, इसलिए वो जंगल में भाग गया। ड्यूक ने अपना हाथ उठाया और गोली चलाई। पफ! एक बड़े पेड़ के तने में एक छोटा सा छेद हो गया। लेकिन भाड़े का सिपाही बच निकला, जल्दी से कांटों को मारता हुआ और दूर भाग गया। हालांकि इससे पहले कि वह ड्यूक की नज़रों से बच पाता, अचानक एक लंबी धारीदार हेजहॉग जैसी चीज़ ने उसे जोर से टक्कर मारी, जिससे वह पीछे की ओर गिर गया। भाड़े का सिपाही जोर से चिल्लाया क्योंकि उसके शरीर पर कीलें चुभ गईं। उस बड़ी हेजहॉग जैसी चीज़ ने अप्रत्याशित रूप से एक अंगूठी वाले रहस्यमय तीखे पॉकेट को किसी बिंदु पर सक्रिय कर दिया, जिससे भाड़े के सैनिकों का रास्ता अवरुद्ध हो गया। मुझे मत मारो, मैं। जमीन पर गिरा हुआ भाड़े का सिपाही पलटा और दया की भीख मांगने लगा। लेकिन वाक्य का दूसरा भाग अभी भी उसके मुंह में था। ड्यूक ने पहले ही ट्रिगर खींच लिया था और एक हल्की गोली चली और गोली ठीक उसके माथे पर लगी। जंगल में सारा शोर। इस क्षण वो अचानक रुक गया। मैगजीन निकाली और ड्यूक ने अपनी छाती की धड़कन को थोड़ा शांत किया। 9 राउंड गोलियां, केवल 8 राउंड इस्तेमाल किए गए। ये वास्तव में एक उबाऊ लड़ाई थी। मैगजीन को पीछे धकेलो, मैगजीन भर गई है। जमीन पर पड़ी 7 लाशों को देखकर ड्यूक को लगा कि वह उतना उत्साहित नहीं था जितना उसने सोचा था। 7 लोगों को मारना 7 आत्मिक जानवरों का शिकार करने जैसा था। ऐसा लगता है कि उस रात रॉबिनी की लाश फेंकते समय मेरी सारी घबराहट खत्म हो गई थी। ध्यान से सोचने पर उसे ये स्वीकार करना पड़ा कि दोनों के जीवन में सबसे रोमांचक बात उस रात रॉबिनी के शव को फेंकना था। छोटे से शहर से चुपके से बाहर निकलना, फिर शव को जंगल में फेंकना और फिर सावधानीपूर्वक घर की ओर लौटना, ये पूरी प्रक्रिया बहुत तेजी से दिल की धड़कन वाली है। पकड़े जाने के डर से अब तो ऐसा लगता है कि वह बियाबान जंगल में है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसने गोली मारकर हत्या कर दी, और अब वह घबराहट भी नहीं है। या फिर यह असाधारण शक्ति थी जिसने उन्हें असीम आत्मविश्वास दिया। तुम इतना क्यों सोच रहे हो? चलो पहले लाश को छूते हैं। ड्यूक ने सैंड ईगल पिस्तौल वापस खींच ली और भाड़े के सैनिक की लाश की खोज शुरू कर दी। अध्याय 87 शांति, प्रथम क्रम की तलाश। 1 दर्जन से अधिक प्रथम रिंग रहस्यमय कार्ड और 3 विशेष स्लाइड कार्ड, जिनका उपयोग सुंदर महिलाओं के चित्रों के स्लाइड कार्ड खेलने के लिए किया जा सकता है। ये सब इस भाड़े के सैनिकों के समूह का सामान है। ड्यूक ने बाकी तलवारें, चेन मेल आदि नहीं उठाए, जो न केवल बेकार थे, बल्कि वापस ले जाने पर आसानी से पकड़े जा सकते थे और फंसाए जा सकते थे। वहां 2 अन्य भाड़े के सैनिक भी थे जो कार्ड जारी करने वाले कार्ड लेकर आए थे, लेकिन उसने उन्हें भी नहीं लिया। रहस्यमय कार्डों को आध्यात्मिक शक्ति द्वारा उत्तेजित करने की आवश्यकता होती है। साधारण भाड़े के सैनिकों के पास आध्यात्मिक शक्ति नहीं होती। रहस्यमय कार्डों को सक्रिय करने के लिए उन्हें कार्ड डिस्पेंसर का उपयोग करना पड़ता है, जो एक मशीन है जो दस्ताने की तरह हाथ से बंधी होती है। सच कहें तो यह चीज़ एक आध्यात्मिक हथियार है जिसे आप अपने साथ रखते हैं। ज़्यादा मूल्यवान नहीं है। कोई भी कदम उठाते समय कोई रास्ता छोड़ देना आसान होता है। ड्यूक ने इन मलबे को सीधे स्नैक नदी में फेंक दिया।
छोटे बाल, मुख्य रूप से भाड़े के सैनिकों के इस समूह को मारने के लिए जो मेरे खेत पर तारांकन 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 और तारांकन 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 करते हैं, मुझे राहत महसूस होती है। ड्यूक ने केवल छोटी मोटी चीज़ों से निपटा, लाशों से नहीं। जंगल में लाशों से निपटने का सबसे अच्छा तरीका उन्हें नज़रअंदाज करना है। जंगल में अनगिनत मुर्दाखोर होंगे जो लाशों को ऐसे खा जाएंगे जैसे वे कोई स्वादिष्ट भोजन हो और कोई निशान नहीं छोड़ेंगे। पेड़ खोदना जारी रखें। वन अंगूठी आत्मा संयंत्र बंदर बाली की जड़ खोदने के बाद ड्यूक लाल हवा लोमड़ी के शरीर को ले लिया और बंदर बाली के साथ वापस पहुंचे। वो अंधेरा होने तक जंगल से बाहर नहीं आया। बॉस, लेविन आदतन तिपहिया साइकिल पर सवार होकर खेत में दोराहे पर इंतजार कर रहा था। बंदर की बालियों को कार की बाल्टी में डाल दिया और ड्यूक भी उसमें बैठ गया। मैं थकावट से पसीना बहा रहा हूँ, चलो लेविन, घर चलते हैं। विला पर पहुंचे। ड्यूक ने पहले रात्रि भोजन किया और आंटी एबी द्वारा पकाए गए सभी भोजन उसके पसंदीदा थे, जिनमें चिकन, मछली, मांस और अंडे शामिल थे। वह सब कुछ जो वो अमीर बन गया था, वो अपने पेट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। रात के खाने के बाद आंटी एबी से रेड विन फॉक्स की लाश को ठिकाने लगाने के लिए कहें। फर को छीलकर पैसे के लिए बेचा जा सकता है और मांस को मछली की गंध को दूर करने के लिए मैरिनेट किया जा सकता है और खून को भविष्य में अभ्यास के लिए रखा जा सकता है। फिर वो लेविन को बगीचे में बंदर की बालियां लगाने के लिए ले गया। मिट्टी सघन हो जाती है। बंदर की बाली के पेड़ के नीचे खड़े होकर ड्यूक ने शियाई को वर्षाश्वास विधि को लटकाने और यार्ड में 2 आध्यात्मिक पौधों, बंदर की बाली, झाड़ी रोडोडेंड्रोन और दूसरी मंजिल पर प्रजनन कक्ष के गलियारे में जमीन ऑर्किड, क्लाउड पाइन और फॉक्सटेल वेटल पर मंत्र डालने का संकेत दिया। मैंने अपने सिर के ऊपर तारों से भरे आकाश की ओर देखा और जंगल में जो कुछ हुआ था उसे याद करने लगा। लगातार 8 गोलियां चलाईं, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। इन सब बातों से उसे अचानक यह एहसास हुआ कि वास्तव में फैंग फाल्कन मर्सिनरी कोर के सदस्यों के मन में उसके लिए कोई गहरी नफरत नहीं थी। हालांकि उनका व्यवहार जघन्य है, वे पेशाब करते हैं और महिलाओं से छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन वे मौत के दोषी नहीं हैं। लेकिन जब भाड़े के सैनिकों की टीम जंगल में उनसे मिली तो मूलतः ये तय हो गया था कि वहां आराम करने की कोई जगह नहीं है। क्या मेरा व्यवहार मछली पकड़ने, बंदर की बालियों, लाल हवा के लोमड़ियों और छोटे जेबों के साथ मछली पकड़ने के रूप में गिना जाता है? जरूरी नहीं। अगर मैं मछली नहीं पकड़ता तो भी वे मुझे लूट लेंगे, सुनसान जंगल में मिलेंगे, और अगर मैं लोगों को नहीं मारूंगा तो भी वे मुझे मार देंगे। तो मैं धर्मी हूँ। ये सोचकर अब उसके दिल में कोई बोझ नहीं रह गया था। चाहे उसने लगातार 7 लोगों को मार डाला हो, चाहे भाड़े के सैनिकों का पूरा समूह उसे लूटने आए, वो फिर भी उन्हें मार डालेगा। एक समय यात्री के रूप में जंगल का कानून ताकतवर लोगों पर लागू होता है, किसी को इसकी याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। वास्तव में उसने अभी तक नैतिकता की सीमा पार नहीं की है और उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक भाड़े के सैनिकों का दस्ता उसे लूट न ले, उसके बाद ही वह वापस लड़ेगा। अगर भाड़े के सैनिकों की टीम ने उसे नहीं देखा होता तो वह किसी भी खतरे को जड़ से खत्म करने के लिए समय से पहले गोली चला सकता था। निश्चित रूप से यह कोई नुकसानदायक बात नहीं है। बंदर की बाली के पेड़ के नीचे कुछ समय बिताने के बाद ड्यूक ने अपनी मानसिकता को पूरी तरह से समायोजित कर लिया है और अपनी पिछली शांति और आराम में लौट आया है। वो विला की दूसरी मंजिल पर स्थित स्टूडियो में वापस आया और भाड़े के सैनिकों की टीम से जब्त किया गया रहस्यमय कार्ड निकाला। कुल 12 एक स्तरीय रहस्यमय कार्ड। वे सभी अर्ध नए हैं और पुराने नहीं हैं और उनमें मरम्मत के कई निशान हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। उनमें से प्रत्येक का मूल्य बहुत सारे सोने के ड्रैगन के बराबर है। इसका नवीनीकरण किया जाना चाहिए तथा कार्ड निर्माता के हस्ताक्षर और सीरियल नंबर मिटा दिए जाने चाहिए, अन्यथा यह आसानी से उजागर हो जाएगा। उसने अंत में एक रहस्यमय कार्ड डाला। गतिविधियां कुशल और खाने पीने की तरह स्वाभाविक हैं। अब कार्डों की मरम्मत करना उसके लिए सांस लेने जितना आसान हो गया है। 2 घंटे बाद सभी 12 एक रिंग आर्कन कार्ड सफलतापूर्वक नवीनीकृत हो गए। न केवल हस्ताक्षर और सीरियल नंबर एकदम नए थे, बल्कि बर्बाद हुई ऊर्जा लाइनें और यहाँ तक कि कार्ड की सतह की सामग्री के टूट फूट को भी उन्होंने शानदार तकनीक से ठीक कर दिया। कवर को पुनः लपेटें। ये 12 स्पिरिट कार्ड ऐसे हैं जैसे कि इन्हें अभी अभी खरीदा गया हो। वे सभी आक्रामक रहस्यमय कार्ड हैं। वे मेरे लिए बेकार हैं और मैं उन्हें बाद में बेच दूंगा। ड्यूक ने उनमें से किसी को भी रखने की योजना नहीं बनाई थी। वास्तव में इतने लंबे समय में उन्होंने केवल 3 एक रिंग आर्कन कार्ड ही खरीदे थे। एक है पिछली लड़ाई में इस्तेमाल किया गया आभा कवच, एक है सर्पिल पवन कार्ड और दूसरा है उपचार कार्ड। आभा आध्यात्मिक ऊर्जा को बुला सकती है और शरीर के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना सकती है। यह एक रिंग आर्कन कार्ड में सबसे व्यवहारिक रक्षात्मक आर्कन है। सर्पिल विंड कार्ड भी एक रक्षात्मक आर्कन है जो शरीर के चारों ओर हवा के प्रवाह को बदल सकता है और हमले को उलट सकता है। जहां तक उपचार कार्ड की बात है, जैसा कि नाम से पता चलता है, ये सामान्य चोटों का इलाज कर सकता है।
इन 3 रहस्यमय कार्डों के साथ ड्यूक अजेय रह सकता है, अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा कर सकता है और बाकी सब सैंड ईगल पर छोड़ सकता है। विंड फाल्कन मर्सिनरी कोर ने एक टीम खो दी। इस घटना से स्नैक हेड टाउन में कोई हलचल नहीं हुई और यहाँ तक कि ड्यूक विंड फाल्कन मर्सिनरी कोर के शिविर में भी गया, लेकिन उसे कोई असामान्य प्रतिक्रिया नहीं मिली। यदि कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो ये सामान्य बात है। ड्यूक एक लोहे का पिंजरा ले जा रहा है जिसमें एक शून्य रिंग वाला आत्मिक जानवर विशाल गेंडा है और वह इसे डोलोंग आध्यात्मिक हथियार भंडार में भेजने जा रहा है। जब वो कल नवीनीकृत कार्ड देने के लिए स्पिरिट वेपन स्टोर गया तो उसने विशालकाय और गेंडा परी का उल्लेख किया। अप्रत्याशित रूप से बॉस डोलों को कीड़ों के साथ खेलना पसंद था, इसलिए उसने 25 चांदी के ड्रैगन की कीमत पर विशाल गेंडा परी को बॉस डोलों को बेच दिया। सड़क पर कंधे झुकाए खड़े भाड़े के सैनिकों पर नजर डाली। ड्यूक ने मन ही मन सोचा, भाड़े के सैनिकों की टीम का गिरना बहुत आम बात है। यदि आप एक शक्तिशाली आत्मा जानवर का सामना करते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि पूरी सेना का सफाया हो जाएगा। टूटी तलवार भाड़े के सैनिकों के समूह के पिछले नेता की जानवर ज्वार में मृत्यु हो गई। क्या असंभव है? अचानक सड़क के बगल वाली गली में गाली गलौज और लड़ाई की आवाजें आ रही थीं। ड्यूक ने अपना सिर घुमाया और देखा और गली के प्रवेश द्वार पर 4 भाड़े के सैनिकों को तलवारों से लड़ते हुए देखा, जाहिर तौर पर लड़ाई की ऊर्जा का उपयोग करते हुए। तलवार की रोशनी ने गली की दीवार को काट दिया और दरार कर दिया। ईंटें और पत्थर टूट गए थे, धूल उड़ रही थी और यह बहुत जीवंत था। अच्छा, अच्छी लड़ाई। वहां से गुजर रहे भाड़े के सैनिक रुक गए और अचानक हुए झगड़े को देखने लगे। गली में कई दुकानें हैं और मालिक ने गाली देते हुए दुकान के दरवाजे बंद कर दिए ताकि चीयू को लड़ाई से प्रभावित होने से बचाया जा सके। पीना, हाँ, मरना। चारों भाड़े के सैनिक अधिकाधिक क्रोधित हो गए तथा अपने आसपास के लोगों की शत्रुता के कारण उन्होंने धीरे धीरे अपने हाथ रोकना बंद कर दिया। एक भाड़े के सिपाही का हाथ अचानक कट गया और वह बुरी तरह चिल्लाया। युद्ध की भावना से ओतप्रोत चाकू से वार करने के बाद हड्डियां और मांस वहीं कटकर अलग हो गए, केवल कंधों पर लटके चमड़े के कवच की आस्तीन ही बची रहीं। प्रतिद्वंद्वी के भाड़े के सैनिक के सफल होने के बाद भी वह रुका नहीं, बल्कि मुस्कुराते हुए पुनः वार किया। दाऊम ने झुंझलाकर कहा। अगले ही क्षण सिर जमीन पर गिर गया। हत्या! दर्शकों में से एक महिला चिल्लाई। रेडाई को मारने वाले अन्य 3 भाड़े के सैनिक अंततः इस समय होश में आए, विशेष रूप से वह भाड़े का सैनिक जिसने अपना सिर काट लिया था। वह जोर जोर से हौंफ रहा था और कांप रहा था। लेकिन अगले ही पल वह उछल पड़ा और दूसरे भाड़े के सिपाही पर चाकू से हमला कर दिया। उसके साथी ने भी तुरंत प्रतिक्रिया की और बाएं से दाएं उसका साथ दिया। उफ! भाड़े का सिपाही, जो अभी भी अपने साथी की मौत से आश्चर्यचकित था, उसे मौके पर ही 3 टुकड़ों में काट दिया गया। भाड़े के सैनिक को मौत के घाट उतार दिया और काटने वाले 2 भाड़े के सैनिकों ने भीड़ को तेजी से दूर धकेल दिया और पीछे देखे बिना गली में भाग गए। जल्दी से पुलिस को बुलाओ, हत्यारे को भाग जाना चाहिए। मृत दर्शकों के बीच कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, कुछ लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन किसी ने भी उन भाड़े के सैनिकों को नहीं रोका जो लोगों को काट रहे थे। तब तक प्रतीक्षा करें जब तक दोनों हत्यारे भाग न जाएं। इस समय शेशो टाउन की सुरक्षा टीम देरी से पहुंची, भीड़ पर चिल्लाई और दोनों लाशों को रोक लिया। ये गवाहों से एक बार फिर पूछताछ थी और पीड़ित के भाड़े के सैनिकों के समूह को एक और सूचना थी। कुछ समय के लिए ये काफी व्यस्त रहा। ये देखकर कि वहां देखने लायक कोई उत्साह नहीं है, ड्यूक ने अपने हाथ में लोहे का पिंजरा लेकर हत्या के दृश्य को तुरंत छोड़ दिया और कुछ ही दूरी पर डोलोंग आध्यात्मिक हथियार भंडार में चला गया। अध्याय 88 सामान्य ज्ञान, प्रथम आदेश की तलाश। अच्छा, मार डाला। डोलोंग भी बाहर का उत्साह देखकर वापस आया था। ये बाहरी लोग हमारे सांप शहर में अराजकता फैला रहे हैं, बेहतर होगा कि कुछ और लोग मर जाएं। ड्यूक ने कोई जवाब नहीं दिया, बस लोहे के पिंजरे को मेज पर रख दो। बॉस डोलोंग, विशाल गेंडा, आप सामान का निरीक्षण करें। ठीक है डार्लिंग, इस विशाल गेंडा परी का रूप बहुत सुंदर है। डोलोंग को लोहे के पिंजरे में आत्मा कीट ने तुरंत आकर्षित किया। सुनहरा शरीर और काला गेंडा वास्तव में सुंदर और स्टाइलिश है। माल का निरीक्षण करने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस ऐसे ही। 25 चांदी के ड्रैगन द्वारा दिया गया असली मूल्य। विशाल गेंडा बेचो। ड्यूक ने 5 साधारण नागरिक कार्ड निकाले और उन्हें डोलोंग स्पिरिट टूल स्टोर में खेप पर रख दिया। अब नागरिक पुनर्निर्मित कार्डों का लाभ बड़ा नहीं है, लेकिन जीत स्थिर है। हर बार जब मैं शेंजियाओ शहर में अपशिष्ट कार्ड स्टेशन पर जाता हूं, तो मुझे मूल रूप से 3 या 5 कार्ड मिल सकते हैं और मैं पैसे खोए बिना एक स्थिर लाभ कमा सकता हूं। डोलोंग स्पिरिट टूल स्टोर से निकलकर वह एक के बाद एक कई कंसाइनमेंट आउटलेट्स पर गए। अनजाने में तीसरी खड़ी गली में आ गया। इस समय तीसरी ऊर्ध्वाधर सड़क पूरी तरह से मरम्मत की गई है। एक दुकान दूसरे के बगल में है और दुकान के पीछे की गली 2 मंजिला इमारतों का एक बड़ा क्षेत्र है, जिनमें से अधिकांश अन्य स्थानों से आगंतुकों को किराए पर दिए जाते हैं। एक सुरक्षा दल सड़क पर कुछ पोस्ट कर रहा है।
ड्यूक ने ध्यान से देखा और पाया कि वे दो भाड़े के सैनिक थे जो अभी अभी सड़क पर लड़े और मारे गए थे। हालांकि उनकी शक्ल काले और सफ़ेद रंग में थी, लेकिन वे बहुत स्पष्ट थे। कैच पुरस्कार स्वरूप प्रति व्यक्ति 5 स्वर्ण ड्रैगन तथा सुराग देने पर 10 रजत ड्रैगन दिए जाएंगे। ये दोनों लोग शायद फिर से स्नैक टाउन नहीं आएंगे। सामान्य परिस्थितियों में अपराध करने वाले भाड़े के सैनिक अन्य स्थानों पर जोखिम उठाते रहेंगे और उन्हें ट्रैक करना मुश्किल है, जब तक कि इस भाड़े के सैनिक ने फॉलिंग पैगोडा में पंजीकृत एक आध्यात्मिक प्रशिक्षु की हत्या नहीं कर दी। उस समय न केवल भाड़े के सैनिकों की तलाश होती थी, बल्कि परिवार के सदस्यों को भी इसमें शामिल किया जाता था। इसलिए जब तक कि हत्यारा अकेला न हो, बहुत कम लोग आध्यात्मिक प्रशिक्षुओं को मारने का साहस करते थे। बेशक ये स्थिति पर निर्भर करता है। यदि कोई आध्यात्मिक प्रशिक्षु किसी भाड़े के सैनिक के साथ जुड़ जाता है और जंगल में साहसिक कार्य के दौरान मारा जाता है, तो यह अनुमान लगाया जाता है कि फॉलिंग टॉवर में इसे आगे बढ़ाने के लिए ऊर्जा और प्रेरणा नहीं होगी और यह कुछ भी नहीं होगा। अपना सिर हिलाते हुए ड्यूक यहाँ से चले गए और जल्द ही ब्लैक स्नैक नीलामी केंद्र के पास से गुजरे। दरवाजे पर एक लंबा स्लाइड बॉक्स है, जिसके अंदर एक स्लाइड कार्ड पर चमकता हुआ पाठ है, जो इस शनिवार की नीलामी की सामग्री का परिचय देता है। शांगगिवी औषधि विशेष रूप से शूरवीरों के साथियों के लिए विकसित की गई है। शुद्ध ओरिचो कॉपर शीर्ष स्तरीय स्पिरिट गोल्ड रहस्यमय हथियारों के निर्माण में सहायता करता है। टेरिस तीतर के ताजे अंडे यूडेमन्स अब एक सपना नहीं है। हॉट ऑफ फ्लेंड्रे महान शूरवीर कवच का एक सेट आपको अजेय बनाता है। नीलामी घर में कई आकर्षक वस्तुओं की नीलामी होने वाली है, जिनमें से कई को लेकर ड्यूक बहुत उत्साहित है, लेकिन मांगी गई कीमत उसे हतोत्साहित कर देती है। एक छोटी सी गली से गुजरते समय एक मोटी महिला ने रेशमी रुमाल लहराया और लगातार ड्यूक को हाथ हिलाकर कहा, छोटे भाई आओ आओ और खेलो। ड्यूक ने आसमान की ओर देखा। सूरज मध्य में आ गया था। दोपहर को सड़क पर आकर खड़े हो जाओ, ये उद्योग काफी मेहनती है। एक सज्जन व्यक्ति की तरह ड्यूक गली के प्रवेश द्वार से दूर चला गया। लेकिन जल्द ही मोटी महिला एक दूसरी वस्तु में बदल गई। मुर्गी के बाड़े जैसे बालों वाली एक भाड़े की सैनिक को उसने घसीटा। जाहिर है कि वह इतनी मजबूत नहीं थी। आधा धक्का दिया और आधा गली में धकेल दिया। ड्यूक ने जब ये दृश्य देखा तो अपना सिर घुमाया और हिलाया। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, ड्यूक। ड्यूक ने आवाज का पीछा किया और देखा, यह एक पुराना परिचित साने था, जो लिटिल सैम की मरम्मत की दुकान से बाहरी कार्ड मरम्मत करने वाला था। साने के चेहरे पर एक कठोर मुस्कान थी। बहुत दिनों बाद मिले। मैंने सुना है कि आप जियाओहे बेंड में एक खेत चलाते हैं। फसल कैसी है? क्या यह अच्छी नहीं है? कोई बात नहीं, मुश्किल से गुजारा चल पाता है, ड्यूक ने लापरवाही से कहा। उसे साने के लिए अच्छी भावना नहीं थी। आखिरकार साने ने बेस्ट के साथ मिलकर छोटे सैम शुका की दुकान में धोखा किया। बाद में पता चला कि बेस्ट शुका की दुकान का कोई कारोबार नहीं था और उसने डिलांको के रिश्ते को लिटिल सैम के शुका की दुकान में वापस जाने का जिम्मा सौंपा। सेन ने भावुक होकर कहा, मुझे वास्तव में आपसे ईर्ष्या है। बस अपना खुद का खेत चलाने पर ध्यान केंद्रित करें। यदि आपने लिटिल सैम की मरम्मत कार्ड की दुकान को फिर से नहीं बेचा, तो शायद ये बहुत बुरी चीज़ों का एक गुच्छा होगा। क्या गलत? इसका जिक्र मत करो। हर बार जब लुवांका उपभोग्य वस्तुएं खरीदने जाता था, तो वह दूसरे दर्जे की घटिया वस्तुएं देता था, जिससे स्टो की प्रतिष्ठा और भी खराब हो जाती थी। और अभी 2 दिन पहले उसने स्टो से पैसे भी छीन लिए। साने ने आहें भरने से खुद को नहीं रोका। लूसियस रातों रात कार से आया और पहला कदम वेतन में कटौती करना था। क्या ऐसी कोई चीज़ है? मुझे याद है कि लू वांकर लूसियस के बॉस का भतीजा है। क्या इसकी भी सुरक्षा की जा सकती है और इसे चुराया जा सकता है? तो मेरे भतीजे के बारे में क्या, जो शहर की एक छोटी विधवा से मोहित हो गया था? उसने पैसे लिए और सीधे भाग गया। माथा ड्यूक को इससे सहानुभूति थी, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। साने की मुलाकात सिर्फ एक परिचित से हुई और वह पहले सैम की छोटी सी कार रिपेयर की दुकान का मालिक था, इसलिए उसने अपने पेट में शिकायत की। अब तीसरी खड़ी सड़क पर नई कार रिपेयर की दुकान ने भाड़े के सैनिकों का कारोबार लगभग छीन लिया है। दुकान में मौजूद कुछ कार रिपेयर करने वालों की आय पायनियरिंग युद्ध से पहले जितनी अच्छी नहीं है। जब बॉस लूसियस कार्रवाई करते हैं तो स्थिति बदल जाती है। वह शेंजियाओ शहर में कार्ड मरम्मत के व्यवसाय में रहे हैं और जानते हैं कि प्रतिस्पर्धा कैसे करनी है। मुझे लगता है कि बॉस लूसियस थोड़ा हतोत्साहित हैं। क्या हुआ? सुरक्षा टीम के साथ अपने संबंधों के कारण वह शेशो टाउन में व्यवसाय करने में सक्षम था, लेकिन व्यवसाय बहुत लाभदायक नहीं है और उसे इसे ऊपर नीचे प्रबंधित करना है। शायद उसके लिए पैसे कमाने के लिए शेंजियाओ शहर में एक शाखा खोलना बेहतर है। साने का स्वर थोड़ा उलझा हुआ था। ऐसा लगता है कि बॉस बदकिस्मत है और वह बहुत खुश है, लेकिन बॉस बदकिस्मत है और उसे अपने वेतन को तदनुसार कम करना पड़ता है, इसलिए वह खुश नहीं है। शिकायत करते करते मैं भी चौराहे पर आ गया। उन दोनों का मन नहीं माना, इसलिए उन्होंने किसी और दिन साथ में पीने के लिए कुछ कहा और फिर अपने अपने रास्ते चले गए।
स्नैक हेड टाउन में घूमते हुए और सभी स्थानों का दौरा करते हुए ड्यूक शहर के सुदूर दक्षिणी भाग में एक नवीनीकृत कार्ड एजेंसी स्टोर पर वापस आया। वहां उसने अपनी साइकिल चलाई जिसे उसने पहले यहां पार्क किया था और लिटिल ड्यूक फार्म में वापस आ गया। बॉस, आज कुछ सब्जी विक्रेता यहां आए और ग्रीनहाउस से ताजी सब्जियों का एक बैच ले गए। सैली खाता बही लेकर आए। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस मामले को संभाल सकते हैं। आप फॉर्म के सार्वजनिक खाते के लिंगलों कार्ड का भी ध्यान रखें। मुझे पैसे ट्रांसफ़र करने की चिंता न करें। ठीक है। सैली ने सिर हिलाया और फिर पूछा, मैं आसपास के कई खेतों में पूछने गई हूं और शुष्क के किसान एरोबिक उर्वरक खरीदने की योजना नहीं बना रहे हैं। आपके निर्देशों के अनुसार हमारे खेत में भी एरोबिक उर्वरक खरीदने की योजना नहीं है। कर सकना। फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल अच्छी तरह से बढ़ रहा है और यह पहले से ही खिल चुका है। वास्तव में एरोबिक उर्वरकों के साथ निषेचन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप इसे बचा सकते हैं तो आप इसे बचा सकते हैं। जहां तक शहर के अनुरोध का सवाल है, यदि आप ऐसा कर सके तो यह औपचारिकता मात्र है। फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट की खेती के ठेके के मामले में ऐसा कहा जाता है कि ब्लैक स्नैक परिवार बिना किसी मुआवजे के आम किसानों की लीक काट रहा है और खेत को सबसे अच्छा उर्वरक का उपयोग करने की आवश्यकता है। हर कोई मूर्ख नहीं है और ब्लैक स्नैक परिवार के इरादों को देखते हुए वे स्वाभाविक रूप से कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं हैं। वैसे भी भविष्य में क्या एसिड माइलाब्रिस कुपोषित हो जाएगा और पर्याप्त एसिड अग्रणी युद्ध की प्रगति को धीमा नहीं करेगा और इसका किसानों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विकास की लड़ाई कुछ और वर्षों तक चलती है और किसानों द्वारा बोई गई फसलें कुछ और वर्षों तक ऊंची कीमत पर बिक सकती हैं। वैसे बॉस, एक और बात है। बगल के जेम्स फार्म से एक मैनेजर आया था और उसने आपको रिसेप्शन का निमंत्रण भेजा था। अध्याय 89 जेम्स फार्म कॉकटेल पार्टी, पहला ऑर्डर मांगना। जेम्स फार्म द्वारा आयोजित रिसेप्शन जियाओ हैवान के फार्म क्षेत्र में नहीं बल्कि शहर के सबसे अच्छे रेस्तरां में आयोजित किया गया था। ड्यूक फॉर्मर, आपका स्वागत है। कृपया अंदर आइए। होटल के प्रवेश द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए एक व्यक्ति मौजूद है। दूसरी मंजिल पर जाकर देखा तो कई किसान समय से पहले ही आ गए थे और दो या तीन की संख्या में आपस में बातचीत कर रहे थे। ड्यूक ज्यादा किसानों को नहीं जानता, इसलिए वो एक कोना ढूंढकर अकेला बैठ जाता है। ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। जियाओ हैवान से 20 से अधिक किसान पहले ही एकत्र हो चुके थे और फिर रिसेप्शन के मेजबान प्रथम रिंग दा लिंगजी दूध जेम्स को देरी हो गई। जैसे ही वो बॉक्स के दरवाजे में दाखिल हुआ, उसने अपनी मुठियां भींच लीं और माफी मांगी। मुझे सभी को लंबे समय तक इंतजार कराने के लिए खेद है। मैंने अभी स्नैक हेड टॉवर पर मेयर के साथ थोड़ी देर बातचीत की थी। ये ठीक है, ये ठीक है। सब लोग आ गए हैं। खाना तैयार है। झांडेन, वेटर से कहो कि खाना परोस दे। जेम्स तुरंत रिसेप्शन का नायक बन गया। हर किसान से उत्साहपूर्वक बातचीत की और फिर टोस्टिंग के प्रत्येक दौर का नेतृत्व किया। पहले रिंग में एक बड़े व्यक्ति के रूप में जेम्स ने किसी भी तरह का दिखावा नहीं किया और हर बातचीत से लोगों को वसंत की हवा का एहसास हुआ। शराब आधी पी ली गई है। जेम्स ने रिसेप्शन आयोजित करने का उद्देश्य बताया। एक तो पड़ोसियों से मिलना और उन्हें जानना है, दूसरा सभी के साथ व्यापार करना है। बॉस जेम्स, कृपया मुझे बताओ, क्या तुमने स्नैक हेड टॉवर के साथ खेत की आधी जमीन पर फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट लगाने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? मैं तुम्हारा अनुबंध लेने जा रहा हूँ। जेम्स ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे लिए अकेले इसे लगाना सार्थक नहीं है, लेकिन मैं और अनुबंध करता हूँ। मेरे पास पैमाने का लाभ है और मैं कुछ पैसे कमा सकता हूँ। तत्काल ही एक किसान को सुखद आश्चर्य हुआ। क्या बॉस जेम्स सचमुच हमारा फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट अनुबंध खाने को तैयार है? बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैं बस इसी बात को लेकर चिंतित हूँ। अगर सेवा अच्छी है तो मैं पैसा नहीं कमा सकता और अगर सेवा अच्छी नहीं है तो मुझ पर जुर्माना लगाया जाएगा। यह मुश्किल है। मैं हर किसी की कठिनाइयों को समझता हूँ, इसलिए मैं इस तरह के जीत जीत वाले सहयोग के साथ आया हूँ। हाँ, जेम्स ने हंसते हुए कहा। हालांकि ऐसे किसान भी हैं जो इस बात पर नजर रखते हैं, पैमाने का ये लाभ कहाँ दिखाई देगा। बॉस जेम्स, हमने सारे अनुबंध आपको सौंप दिए हैं। क्या यह आपके लिए नुकसानदेह नहीं है? मेरे अधीन कई आध्यात्मिक पौधे दूध हैं और उर्वरक को सबसे सस्ती कीमत पर खरीदा जा सकता है। नुकसान ज्यादा नहीं है। मुख्य बात केंद्रीकृत प्रबंधन है, इसलिए आप परेशानी से बच सकते हैं। ठीक है, मैं एक ही खेत पर फिजिलिस रक्त आध्यात्मिक फल को हल कर सकता हूँ। बोलते समय जेम्स ने एक और वाक्य जोड़ा, मैं तुम्हें किसी भी तरह से मजबूर नहीं कर रहा हूँ। यदि तुम सहयोग करने के लिए तैयार हो तो तुम एक साथ सहयोग कर सकते हो, है ना? हाँ, हो सकता है कि जेम्स के पास पैसा कमाने का एक विशेष तरीका हो और फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट जरूरी नहीं कि पैसा खो दे। लेकिन कई छोटे किसान इतनी परवाह नहीं कर सकते, बस इस परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं। बॉस जेम्स, मेरे पास 100 एकड़ फिजिलिस ब्लड फल है, इसे आपको हस्तांतरित करें। आप कितना भुगतान कर सकते हैं? हम खाना खाते समय इस बारे में बात नहीं करना चाहते। खाने के बाद कोई कैफे ढूंढो और बैठो। चलो धीरे धीरे बात करते हैं और सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं। भी
फिर सभी ने कपों का प्रचार किया और कप बदले, और एक जीवंत भोजन के बाद, जिसे रिसेप्शन कहा गया, जो वास्तव में एक भोज था, वे खुशी खुशी बगल के कैफे में चले गए। इस पर चर्चा करने में कुछ समय लगा। अंत में जियाओ हैवान के सभी किसानों ने फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट का अनुबंध जेम्स को सौंपने का फैसला किया, और ड्यूक भी इसका अपवाद नहीं था। वो शहर के साथ सहयोग करने और कुछ फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल उगाने में बहुत आलसी था। लेकिन कीमत आदर्श नहीं है। 50 एकड़ फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट की कीमत केवल 17 गोल्ड ड्रैगन्स की पूंजी के लिए थी, जो उसके द्वारा फावड़े से बोए गए गेहूं के लिए पर्याप्त है। पिछली शरद ऋतु के अंत में उसने गेहूं बोने के लिए 30 गोल्ड ड्रैगन्स खर्च किए, जिनमें से आधे की कीमत 15 गोल्ड ड्रैगन्स थी। यदि आप 2 बार आते हैं और जाते हैं तो ये 2 स्वर्ण ड्रैगन अर्जित करने के बराबर है। ड्यूक ने अपना कार्ड स्वाइप किया और खुद पर हंसा। यदि गेहूं को फावड़ा नहीं किया जाता है तो कम से कम 7 या 8 सुनहरे ड्रैगन अर्जित किए जा सकते हैं, लेकिन अब फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल को बेचने में सक्षम होना बहुत अच्छा है। बॉस लिटिल ड्यूक, सहयोग से खुश रहो। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद जेम्स मुस्कुराते हुए खड़े हुए और ड्यूक से हाथ मिलाया। क्या बॉस जेम्स भविष्य में फार्म पर रहेंगे? ड्यूक ने पूछा। अच्छा, आधा साल तो खेतों में ही गुजारा है। क्या हाल है? मैं एक शून्य रिंग लिंगजी सेवक हूँ और मैं अभी श्वास तकनीक सीखना शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे श्वास तकनीक के बारे में कुछ प्रश्न पूछने का अवसर ढूंढना चाहता हूँ। हाँ, यह अच्छा है, आप और भी आ सकते हैं। धन्यवाद। ठीक है, मैं नाले के किनारे एक बड़ा सा घर बनाऊंगा और भविष्य में वहीं रहूंगा। आप कभी भी आकर मुझसे सलाह ले सकते हैं। हो सकता है कि मैं आध्यात्मिक रहस्यों के बारे में ज़्यादा न जानता हो, लेकिन खेती के बारे में मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जेम्स ने बहुत ही साहसपूर्ण ढंग से उसकी छाती थपथपाकर उसे आश्वस्त किया। अगले दिन तक प्रतीक्षा करें। जेम्स फार्म से 5 लोगों की एक टीम लिटिल ड्यूक फार्म में आई, और टीम में सभी शून्य रिंग लिंगजी दूत या लिंगजी सेवक थे। लिटिल ड्यूक फार्म पर 50 एकड़ के फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फल के खेत में श्वास विधि का त्वरित प्रदर्शन किया गया। अब से हम नियमित रूप से हर दिन इस समय पर फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट को मंत्रों का जाप करने में मदद करेंगे। कृपया इन कुत्तों को और कसकर बांधें। एक आध्यात्मिक पौधे के दूत ने उन 5 छोटे कुत्तों की ओर इशारा किया जो लगातार दहाड़ रहे थे, और लेविन से कहा। लेविन ने सिर हिलाया। ठीक है, बॉस ने मुझे आपके साथ सहयोग करने के लिए कहा है। उसने 5 छोटे बच्चों पर रस्सियां डाल दी। आमतौर पर 5 बच्चे स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं और उन्हें केवल आवश्यकता पड़ने पर ही रस्सी से बांधा जाता है। इस समय एक आध्यात्मिक पौधे के दूत ने अचानक विला के बगल में बगीचे की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या आपके मालिक ने उन आध्यात्मिक पौधों को खरीदा है? हाँ, लेविन ने सिर हिलाया। ड्यूक ने स्पष्ट किया है कि यह मत कहिए कि ये बाहर से मिले हैं, केवल इतना कहिए कि इन्हें पैसे से खरीदा गया है। दूत लिंगजी ने और कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वह चला गया तो उसने अपने साथियों के साथ बातचीत की और विला के बगीचे में लिंगजी के बारे में बात की। वहाँ एक अंगूठी वाला बंदर की बाली है। क्या आपने इसे देखा है? ऐसा पेड़ सस्ता नहीं है, ये कम से कम 20 सोने के ड्रैगन के लायक है। तो क्या तुम इसे चुराना चाहते हो? वे 5 आत्मा कुत्ते अंधे नहीं हैं, मुझे डर है कि वे तुम्हें मौके पर ही फाड़ सकते हैं। मैं बस इसके बारे में बात कर रहा हूँ। संक्षेप में, ये छोटा ड्यूक फार्म सरल नहीं है। हाँ, उस छोटे ड्यूक की शक्ल देखकर लगता है कि वह सिर्फ 17 या 18 साल का है, और उसने अपना खेत भी खुद ही संभाला है। 30 के दशक में एक लिंगजी दूत बहुत भावुक था। मुझे नहीं पता कि मुझे अपना खुद का खेत खरीदने से पहले कितने साल काम करना होगा। असेफ, उस बंदर की बाली चुरा लो और उसे बेच दो, और तुम्हारा खेत हमारे नाम हो जाएगा। कई लोग ऊब गए थे और मजाक कर रहे थे। आध्यात्मिक संयंत्र दूत आथा, जो केवल अपने 30वें दशक में था, लेकिन उसकी आंखें चमकती थीं, वह विचारशील लग रहा था, और जल्द ही अन्य लोगों के साथ मजाक करना जारी रखा। बहुत दूर विला की दूसरी मंजिल पर ड्यूक खिड़की के पास खड़ा होकर स्पिरिट प्लांट के दूतों को जाते हुए देख रहा था। वह भी विचारशील था। 2 आत्मा संयंत्र दूत हैं जो पीछे के बगीचे में आ गए हैं और उन्हें मेरी बंदर की बालियां मिल जानी चाहिए थीं। मुझे उम्मीद है कि उनके मन में कोई बुरा विचार नहीं है, अन्यथा मैं केवल यही प्रार्थना कर सकता हूं कि मेरी निशानेबाजी पर्याप्त सटीक न हो। इसके बारे में सोचो। चुपचाप प्रजनन कक्ष के गलियारे में लौट आया। जियाई से युलुओ श्वास विधि को लटकाने के लिए कहा, और लिंगजी के लिए मंत्र पढ़ते हुए उसने बंदर की बालियों के साथ एक श्वास प्रतिध्वनि स्थापित करने की कोशिश की। वो एक शून्य अंगूठी लिंगजी नौकर है, और यह बंदर की बाली एक अंगूठी वाला आध्यात्मिक पौधा है, और इसकी सांस लेने की लय अत्यंत गहरी है, और इसके साथ सांस लेने की प्रतिध्वनि स्थापित करना अभी तक संभव नहीं है। वो अब लगातार बंदर की बालियों की सांस की लय को टटोल रहा है, सांस की प्रतिध्वनि स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। केवल एक रिंगलिंगजी के साथ सफलतापूर्वक सांस की प्रतिध्वनि स्थापित करके ही उसे 0वें रिंगलिंगजी दूत के रूप में पदोन्नत किया जा सकता है। अध्याय 90 वृक्ष मानव की चोरी, प्रथम आदेश की तलाश। नहीं, शियाई, मैं बंदर की बाली की सांस की लय को नहीं पकड़ सकता। लय के साथ बने रहना तो दूर की बात है,
लंबे समय तक प्रयास करने के बाद ड्यूक को यह स्वीकार करना पड़ा कि किहाई की खेती आसान नहीं है। यदि श्वास विधि आवृत्ति के साथ उतार चढ़ाव का एक प्रकार है, फिर शून्य रिंग लिंगजी का उतार चढ़ाव संभवतः मानव श्वास की लय के समान है। ड्यूक को केवल इस लय को बनाए रखने के लिए क्यूई के समुद्र को खोलने की जरूरत है और इस लय पर हावी होना है और लिंगजी के साथ एक श्वास प्रतिध्वनि स्थापित करना है जिससे प्रकृति की शक्ति को नियंत्रित और निर्देशित किया जा सके। लेकिन प्रथम वलय में लिंगजी का उतार चढ़ाव अधिक तेज प्रतीत होता है, जो लोगों की हिंसक सांस लेने की आवृत्ति से कहीं अधिक तेज है। दीर्घकालिक प्रशिक्षण और सुधार के बिना इतनी उच्च आवृत्ति वाली श्वास लय के तहत लिंगजी के साथ श्वास प्रतिध्वनि स्थापित करना लगभग असंभव है। मास्टर को हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। लिंगजी दूतों की साधना प्रक्रिया तीनों समुद्रों में सबसे धीमी है। अधिकांश लिंगजी दूतों को क्यूई के समुद्र को खोलने के बाद कम से कम 3 साल तक कठिन अभ्यास करना पड़ता है, इससे पहले कि वे पहली रिंग लिंगजी के साथ श्वास प्रतिध्वनि स्थापित कर सकें। हाँ, मैंने किहाई को खोले हुए केवल आधा साल ही हुआ है और मैंने अभी भी इसे जबरन खोला है। धीरे करो और मैं भोजन के लिए इस पर निर्भर नहीं हूँ। इस बारे में ड्यूक स्पष्टवादी है। यद्यपि यह एक अंगूठी वाले लिंगजी बंदर बालियों के साथ श्वास प्रतिध्वनि स्थापित नहीं कर सकता है, बंदर बालियों के अस्तित्व के साथ विला की आध्यात्मिक आभा मजबूत हो जाती है। जब वह फील्ड मेडिटेशन को बंद कर दे तो उसे अपनी कार्यकुशलता थोड़ी बढ़ाने दें। इस तरह समय धीरे धीरे सामान्य रूप से बीतता गया। अप्रैल में सभी चीजों के खिलने से लेकर मई में फूलों के खिलने तक ड्यूक कदम दर कदम जी रहा है, सीख रहा है और अभ्यास कर रहा है। जेम्स फार्म के आत्मा संयंत्र दूत हर दिन समय पर लिटिल ड्यूक फार्म में आते हैं और फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फ्रूट के लिए मंत्र पढ़ते हैं। वायुवर्धक उर्वरकों जैसे अच्छे उर्वरकों के साथ मिलकर ये शून्य वलय आध्यात्मिक पौधे संतुष्टिदायक ढंग से विकसित होते हैं। ये पहले से ही बड़े और छोटे फलों से आच्छादित हो चुका है और उम्मीद है कि फिजिलिस ब्लड स्पिरिट फलों का पहला बैच 1 महीने में तोड़ लिया जाएगा। उस समय तक एसिड कैंथेरिडन स्नेकहेड टाउन में पहुंच जाएगा। इसके बाद अग्रणी युद्ध में चरमोत्कर्ष का एक नया दौर आएगा, जिसमें सर्वव्यापी क्रिप्ट आर्मी चींटियों पर एक सामान्य हमला किया जाएगा और रहने योग्य नई भूमि खोली जाएगी। चींटी जियाडोव ने दीवार पर लगे हुक को अपने पिछले पैरों से पकड़ लिया, स्टूडियो की दीवार पर उल्टा लटक गया और ड्यूक को देखा जो कुछ ऊब के साथ कड़ी मेहनत कर रहा था। इसका आकार ज्यादा नहीं बदला है। वास्तव में एक वयस्क लंबे बालों वाला नेवला एक भेड़िए के बच्चे के आकार का ही होता है। जब तक कि वे उच्च स्तरीय आत्मिक जानवर न हों, प्रथम वलय, द्वितीय वलय तथा तृतीय वलय वाले आत्मिक जानवरों और साधारण जानवरों के उनके करीबी रिश्तेदारों के बीच आकार में ज्यादा अंतर नहीं होता है। ड्यूक को ऐसा लगता है कि उसे कुछ आभास हो गया है। गैप को बाहर निकाला, दराज से झटके का एक टुकड़ा निकाला और इसे सीधे हवा में फेंक दिया। शियाडोऊ तेजी से बिजली की चमक में बदल गया और दीवार से गायब हो गया। अगले ही पल उसने झटके से पकड़ लिया और फिर से दीवार पर उल्टा लटक गया। उसने खुशी खुशी उस आत्मा जानवर का मांस खाया। अब जो झटकेदार मांस वह खाता है उसके लिए पैसे खर्च नहीं होते। जैसे जैसे जंगल में ड्यूक की शिकार की सीमा और विस्तृत होती जाती है और वह 100 मीटर दूर से सटीक रूप से शिकार करने के लिए स्कोप का उपयोग भी कर सकता है, वो अधिक से अधिक आत्मिक जानवरों का शिकार कर सकता है, जिससे वह अपनी और शियादों की ज़रूरतों को पूरी तरह से पूरा कर सकता है। इसके अलावा आत्मिक जानवरों के फर, हड्डियां और विष जैसे अखाद्य ऊतकों को भी अच्छे दाम पर बेचा जा सकता है। छोटे छोटे दिन खुशनुमा होते जा रहे हैं। कुछ ही क्षण बाद सीलिंग मशीन की गड़गड़ाहट के साथ कोटिंग बाहर निकल गई। एक नवीनीकृत कार्ड को एक उत्कृष्ट आध्यात्मिक कार्ड में बदल दिया गया। ड्यूक ने अपनी कमर को तानते हुए कहा, ये हो गया। उसने टीम लीडर जिना द्वारा इस सप्ताह भेजे गए सभी 2 रिंग आर्कन कार्डों को सफलतापूर्वक नवीनीकृत कर दिया है और वह फिर से बहुत सारा पैसा कमा सकता है। पाटा, अपना स्पिरिट ड्रैगन कार्ड निकालें, इसे थोड़ा सक्रिय करें और आप इस पर प्रदर्शित शेष राशि देखेंगे। 246 गोल्ड ड्रैगन, 57 सिल्वर ड्रैगन, 42 कांस्य ड्रैगन। यह उसका निजी स्पिरिट ड्रैगन कार्ड है और फॉर्म के सार्वजनिक खाते का स्पिरिट ड्रैगन कार्ड भी है। सैली के हाथ में लगभग 10 गोल्ड ड्रैगन का फंड भी है। शेनजियाओ के केंद्र में एक स्वीट, ठीक है। यदि आप खरीदना चाहते हैं तो आध्यात्मिक झरने के निकट का समुदाय खरीदें, हो सके तो आध्यात्मिक आभा वाला हरा भरा समुदाय खरीदें। दरअसल ड्यूक शेनजियाओ के केंद्र में एक विला खरीदना पसंद करते हैं, जबकि सुरक्षा सख्त है, निजी आंगन गोपनीयता सुनिश्चित कर सकता है। यह अफसोस की बात है कि उन विला में अक्सर सैकड़ों सोने के ड्रैगन या यहाँ तक कि हजारों सोने के ड्रैगन होते हैं, जिन्हें आम लोग खरीद नहीं सकते। हर बार जब वह कार्ड खरीदने के लिए शेनजियाओ सिटी के वेस्ट कार्ड स्टेशन पर आता था तो वह शहर के विभिन्न मोहल्लों में जाता था और घरों की कीमतों के बारे में पूछता था। शेनजियाओ सिटी के परिवहन और भविष्य के विकास की दिशा के साथ समुदाय में कई आदर्श आवास एस्टेट हैं, लेकिन उसका बड़ा लक्ष्य अपना खुद का जादूगर टावर बनाना है। लेकिन जादूगर टावर के लिए योग्यता संबंधी प्रतिबंध हैं।
केवल वही रहस्यमय जादूगर इसे बनाने के लिए पात्र है जिसने विद्वान की उपाधि प्राप्त की है, केवल योग्य होना, पैसे होना या न होना। ऐसा कहा जाता है कि जादूगरों के कई प्रकार के टॉवर होते हैं और वे रहस्यमय जादूगरों के लिए अपनी शक्ति दिखाने के लिए सबसे अच्छे काम हैं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और भविष्य की कल्पना करने लगा। फेडरेशन ऑफ सेवन टावर्स टावर के आकार की इमारतों की वकालत करता है, क्योंकि मीनार चढ़ाई के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है। मीनार की ऊंचाई आध्यात्मिक अर्चना के क्षेत्र में उपलब्धियों का प्रतिनिधित्व करती है और मीनार जितनी ऊंची होगी वो उतनी ही महान होगी। कुछ विद्वानों ने भूमिगत कालकोठरी जैसे जादूगरों के टॉवर बनाए, कुछ विद्वानों ने समुद्र में क्रिस्टल महल जैसे जादूगरों के टॉवर बनाए और कुछ विद्वानों ने आकाश में जादूगरों के टॉवर के रूप में तैरते शहरों का निर्माण किया। रहस्यमय जादूगरों की शक्तिशाली शक्ति समुद्र, जमीन और हवा पर विजय पाने के लिए पर्याप्त है। बेशक ड्यूक ने इनमें से किसी भी विशेष जादूगर टावर को कभी नहीं देखा है। वह केवल शेंजियाओ शहर में था और उसने दूर से शहर के केंद्र या उपनगरों के दूरदराज के इलाकों में बने कई विशाल जादूगर टावरों को देखा था। उनमें से एक जादूगर टावर है जिसे एल्विन जादूगर टावर कहा जाता है। वो सबसे अधिक परिचित है, कोई और कारण नहीं है। एल्विन मेज टावर हिब्डी स्पिरिट माइन कंपनी का प्रमुख शेयरधारक है। उसने कई बार शेशो टाउन में हवाई जहाज भेजे हैं और यहाँ तक कि कुहाई घाटी में स्पिरिट खानों के वितरण की जांच करने के लिए सीधे कुहाई घाटी के लिए उड़ान भरी है। हर बार जब हवाई जहाज उड़ता था तो ड्यूक लंबे समय तक ऊपर देखता था। मुझे भी कुछ मिलेगा, देर सवेर। भविष्य की कल्पना करना शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ड्यूक को जल्द ही आधे दिन के काम की थकान से मुक्ति मिल गई और उसका लड़ने का जज्बा वापस आ गया। स्नान करें, किताबें और समाचार पत्र पढ़ें। भविष्य के बारे में असीम कल्पनाएं लेकर वह एक मधुर स्वप्नलोक में चला गया। केवल आध्यात्मिक समुद्र में जियुहुआन जियाई अभी भी बिना रुके काम कर रहा है। उसके लिए फील्ड मेडिटेशन को लटका रहा है। उसके लिए सैंड ईगल 1.4 बुलेट पत्रिका संस्करण विकसित कर रहा है और जब रात शांत होती है तो वह आध्यात्मिक पौधों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए वर्षा श्वास विधि को भी लटका देगा। सुबह के 3 बजे, दिन का सबसे अंधेरा समय, यहाँ तक कि तारे भी बादलों से ढके हुए हैं और रात स्याही की तरह मोटी है। 5 छोटे बच्चे स्टाफ छात्रावास के गलियारे में पीठ के बल गेंद की तरह सो रहे थे और बराबर सांस ले रहे थे और खर्राटे ले रहे थे। लेकिन कभी कभी उनके कान कंपन करते हैं। जाहिर है सोते समय भी वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति एक निश्चित स्तर की सतर्कता बनाए रखेगा। अचानक 5 बच्चों में से एक को ऐसा लगा कि कुछ गड़बड़ है। उसके कान तेजी से फड़कने लगे, उसकी पलकें भी कांपने लगीं और वह जागने ही वाला था। अगले ही पल दूर से फ्लोरोसेंट प्रकाश के कई बिंदु उड़कर 5 बच्चों के शरीर पर गिरे। 5 बच्चों की सांसें अचानक भारी हो गईं, जिनमें वह भी शामिल था जो जागने वाला था, और वे फिर से गहरी नींद में सो गए, लेकिन वे अपनी नींद से नहीं जाग सके। ठीक है, ये हल हो गया है। काले कपड़े पहने एक आदमी स्टाफ छात्रावास में आया, खिड़की पर झुका और अंदर की ओर देखा। ऐसा मत कहो, ये स्लीपिंग कार्ड वास्तव में काम करता है। ठीक है, बकवास बंद करो, हमें दूसरी मंजिल पर एक स्लीपिंग कार्ड फेंकना है। काले कपड़े पहने एक और आदमी फुसफुसाया। चिंता मत करो, ये तो बस एक बड़ा डकार लेने वाला बच्चा है। वह झपकी लेने की उम्र में है। अगर वह सोने का कार्ड नहीं भी फेंकता है तो भी वह जाग नहीं पाएगा। ये कहने के बाद काले कपड़े पहने व्यक्ति ने अभी भी अपनी बाह पर कार्ड जारी करने वाली मशीन को उठाया, एक नया स्पिरिट कार्ड लगाया, विला की दूसरी मंजिल पर निशाना साधा और इमारत पर रहस्यमय जादू छोड़ने के लिए तैयार हो गया। उसके पीछे काले कपड़े पहने 3 आदमी थे, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बड़ा फावड़ा था और वे बंगले की ओर टटोलते हुए जा रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे विला की दूसरी मंजिल पर खिड़की के सामने पहले से ही 2 तीखी आंखें खड़ी थीं, जो काले कपड़े पहने 4 लोगों को करीब से देख रही थीं।